नमस्कारम। नमस्कारम। नमस्कारम दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे हिंदी पॉडकास्ट में। आज तक मैंने सारा पॉडकास्ट ऑनलाइन लिया है। आज हमारा पहला इन पर्सन पॉडकास्ट है और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, हमारा सेव सोइल वॉरियर मोहित अन्ना है जो ललितपुर से। नमस्कार अन्ना। नमस्कारम। तो मोहित अन्ना एक बहुत बड़ी जर्नी ले रहे हैं सेव सोइल के लिए, जो वो पूरे इंडिया अपने साइकिल में सेव सोइल का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 2 साल की जर्नी है ना। 2 years। दैट इज अ प्लान। तो 2 साल का जर्नी प्लान किया है। तो आज यू नो बिफोर इवन सेव सोइल हम जानना चाहें कि हमारा सेव सोइल वॉरियर कौन है, क्योंकि हम इंस्टाग्राम में बहुत सारे पोस्ट देखते हैं कि आप इधर जाए, आपने चीफ मिनिस्टर के साथ पिक्चर लिया, पर क्यों ले रहे हैं मोहित अन्ना ये जर्नी, मोहित अन्ना का जीवन का सफर क्या है, कौन है, आज हम इस पॉडकास्ट से उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि इसका ऑडियो वर्जन आपको एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई में मिलेंगे, और मैंने इस पॉडकास्ट को टाइम स्टैम्प भी किया है। तो आप अगर आप यू नो ड्राइव कर रहे हो, कुक कर रहे हो या साइकिलिंग कर रहे हो तो पॉडकास्ट ऑडियो ही सुनो। तो Yes। आना, आपकी इजाजत से क्या हम या पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल। थैंक यू। तो ना, बिफोर सेव सॉइल और उसके पहले इस जर्नी के बारे में, हम आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं। आप कहाँ से हो, आपका बचपन कैसा था, आप कौन से स्कूल में पढ़े, आप कौन से कॉलेज में पढ़े, आपके गर्लफ्रेंड्स कौन कौन थे। ये सब हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी आप शुरू करना चाहेंगे गर्लफ्रेंड्स के साथ। जस्ट किडिंग गाइस। तो जहाँ भी आप शुरू करना चाहेंगे ना। नमस्कारम। मेरा नाम मोहित है और मैं रहने वाला यूपी का हूँ। बुंदेलखंड रीजन है हमारा, और वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर, सिटी भी है ललितपुर, तो ललितपुर में हम रहते हैं। तो ये जर्नी के पहले मैंने अपना स्कूल जो है वो सिटी में किया था, क्लास 12 तक। फिर उसके बाद मेरे चाचू मुझे कोलकाता ले गए ग्रेजुएशन के लिए। 2019 हमने हमारा क्लास 12 फिनिश किया, उसके बाद हम ग्रेजुएशन के लिए गए कोलकाता। तो वहाँ 1 साल 6-7 महीने पढ़ाई हुई। उसके बाद देन कोविड मार्च कौन में। से कोर्स के लिए आपने किया? या तो हमने अप्लाई किया था इंग्लिश ऑनर्स में, ये बीए इंग्लिश ऑनर्स, लिटरेचर एंड इंग्लिश। तो फिर हमने 7 महीने हमारी पढ़ाई हुई। उसके बाद कोविड आ गया, आप सभी को मालूम है, लॉकडाउन मार्च से। तो उसके बाद फिर वहाँ रहे 2020, फिर 2020 अक्टूबर में हम रिटर्न आ गए थे। जस्ट लॉकडाउन में वहाँ कुछ हो नहीं रहा था, तो हमने कहा घर जाते हैं, देखेंगे वहाँ। तो घर आए रिटर्न। तो वहाँ पे 2021 फेब में पिताजी को हाफ पैरालिसिस हो गया था, जस्ट बिकॉज ही इज़ ऑल्सो डूइंग अ सोशल सर्विस। तो उस बीच में उन्होंने खाना जो होता है हमारा खाना पीना, उस पर ध्यान नहीं दिया। ही इज़ अ ब्लड प्रेशर पेशेंट, सो उन्होंने अपनी दवाइयाँ नहीं ली। तो उस कारण से उनका बीपी हाई होने की वजह से राइट साइड हाफ पैरालाइज हो गए थे। देन वी टुक हिम, हम उनको लेकर के गए ग्वालियर, वहाँ पे उनका इलाज करवाया। 6 दिन आईसीयू में थे। फिर उसके बाद उनको घर लेकर के आए। तो हमारे गांव पे जानवर भी थे, खेत भी देखना था, मम्मी को भी देखना था। तो हमने मम्मी ने दोनों ने मिलकर के पूरा सब कुछ देखा। पापा आराम करते थे, पापा को स्टेडियम भी लेके जाना होता था फिजियोथेरेपी के लिए, तो मैं ही उनको करवाता था ये योगा वगैरह थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से। तो उनको स्टेडियम लेके जाना, योगा कराना, फिर उनको घर छोड़ के उनकी डाइट का ध्यान रखना, फिर वहाँ से गांव जाना, गांव पे जाके खेत देखना, जानवरों को देखना। सुबह शाम जानवरों को देखना होता है, दोपहर में उनको पानी देना होता है। तो पूरा ये देखते थे और गांव जाते थे खेतों में। तो उस जब पापा का ऐसा हुआ था, तो हमारे कज़न्स जो हैं वो पूरी हमारी खेती देख रहे थे। तो हम जाते थे मम्मी के साथ। तो मम्मी ने कहा कि तुम भी देखो कैसे क्या खेती होती है। तो मुझे खेती के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि छोटे से ही पापा ने हम लोग को दूर रखा है इस चीज़ से। अच्छा। कि खेती से दूर रहो, तुम लोग को खेती नहीं करनी है। क्यों? यही तो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति खेती में अपने बच्चों को नहीं करवाना चाहता। वो यही कहते हैं, हर किसान का बच्चा, हमारे गांव में नहीं, हर एक गांव में हर किसान का बच्चा मन लगा के पढ़ता है और सिर्फ वो पढ़ाई करता है बाहर नौकरी पाने के लिए। हर एक बच्चा, जितना हमने देखा है हमारे गांव में, सारे बच्चे सिर्फ बाहर हैं, कोई खेती नहीं कर रहा। बहुत कम लोग जिनका पढ़ने में मन नहीं है वही सिर्फ खेती कर रहे हैं, बाकी सभी लोग बाहर जा रहे हैं, सेटल हो रहे हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में। तो ये सवाल मेरे दिमाग में आया था कि अगर सभी लोग बाहर चले गए तो पिताजी की जनरेशन ख़त्म होने के बाद किसानी करेगा कौन? बहुत कम लोग बचेंगे किसानी करने के लिए। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे। फिर उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ, धीरे धीरे मैंने किसानी जब देखी है
तो हाँ, जब ये किसानी जब हमने 6-7 महीने की वहाँ पे, तो हम लोग पानी भी दिया, लोगों के साथ चारा भी काटा, गेहूँ था तो गेहूँ भी काटा, ये सब हुआ। और इतनी बुरी स्थिति थी कि एक बारी हमने ट्राई किया कि बेयरफुट चलते हैं, बिना स्लीपर्स के, बिना जूतों के, खेत में चल के देखते हैं। तो वो जो मिट्टी थी ना, वो पत्थर की तरह चुभ रही थी पैरों में। तो मिट्टी इतनी कड़क हो चुकी है, पत्थरों की तरह। पहले मिट्टी कैसी होती थी, पहले आप पैर रखोगे मिट्टी में तो पैर आपका धंस जाएगा अंदर। अभी आप पैर रखोगे तो पैर मोच जाएगा आपका मिट्टी में, इतनी कड़क हो गई है। आप नहीं चल पाएंगे बिना बिना चप्पलों के, जूतों के, मिट्टी में। और कोई उपज होती नहीं है। हम लोग क्या फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। बाद में बचा कुचा जितना भी चारा वगैरह रहता है उसे आग लगा देते। गोबर गाय का ये सब बिल्कुल यूज़ नहीं करते, जस्ट केमिकल्स। तो इस तरह से हम मिट्टी को है हर तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमने सोचा था कि ग्रेजुएशन के बाद कुछ नौकरी वगैरह करेंगे, तो उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे साइड में यहाँ पे खेत में ऑर्गेनिक कुछ करेंगे। आपको कुछ क्या करना था नौकरी आपके हिसाब से मन में? हमारे मन में यूपीएससी था उस वक्त, क्योंकि यूपीएससी ही सबसे मेन है। मतलब गवर्नमेंट जॉब में जब करना ही है तो गवर्नमेंट जॉब में यूपीएससी ही करेंगे, उससे ऊपर कुछ है नहीं। तो यूपीएससी करने से आपको क्या या होता है? यूपीएससी करने से अगर हम अच्छी रैंक आती तो हमें आईएएस मिलता, आईपीएस, आईएफएस, इस तरह से। तो मेरा मेन एम था आईएएस लेना। तो हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी बहुत मन लगा के। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो पापा ठीक हो गए थे, चलने लगे थे, दौड़ लगा रहे थे पिताजी। तो हमने कहा अब तो हम जाते हैं। तो फिर हम रिटर्न कोलकाता चले गए। हमारा 6 सेमेस्टर की स्टडीज़ स्टार्ट हो गई थी। तो वहाँ गए। फिर मार्च में सदगुरु ने मूवमेंट स्टार्ट किया, सेफ सोइल मूवमेंट। तो आप सतगुरु से बहुत सालों से फॉलो कर रहे थे या तो सदगुरु को हम 2018 में मिले थे। मतलब हम शुरू में मेडिटेशन करते थे, शुरू में छोटे थे तो हमारी माँ हमको गायत्री मंत्र जाप करवाती थी। तो धीरे धीरे हमें कुछ एक्सपीरियंस हुए। तो उन एक्सपीरियंसेस को बढ़ाने के लिए उसको हमने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया। अब जब हम सर्च कर रहे थे तो सदगुरु का वीडियो आया। देन हमने सदगुरु का वीडियो देखना स्टार्ट किया। तो हम सदगुरु को रिलेट कर पा रहे थे, जो सदगुरु बोल रहे थे हम उसको रिलेट कर पा रहे थे। उसके बाद फिर इनर इंजीनियरिंग का आपके थ्रू पता चला भैया को, आपका वीडियो देख करके। भैया आपका वीडियोस देखते थे तो उन्होंने बोला मोहित एक प्रोग्राम होता है इनर इंजीनियरिंग, तो तुम वो कर लो। तो फिर हम लोगों ने देखा उसका प्राइस 3000 है और हम लोग तो गांव में है, लाइक वी डोंट हैव एनी, हमारी कोई पॉकेट मनी होती नहीं थी और कुछ होता नहीं था। तो हमने कहा जोड़ने पड़ेंगे पैसे। तो हमने कहा ठीक है जोड़ते हैं। कैसे जोड़ा? तो फिर हम लोगों ने धीरे कर करके, जो चाचू भैया को पॉकेट मनी देते थे 400 समथिंग पर मंथ, मुझे 150 मिलती थी। तो हम लोग दोनों ने मिल करके वो जोड़ा। और फिर हम लोगों ने उन्होंने कहा पहले तुम करो। तो उन्होंने पहले मुझे इनर इंजीनियरिंग करवाई लॉकडाउन में। तो हम कोलकाता में ही हमने लॉकडाउन में की थी इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन। यस, 2020 में। फिर उसके बाद 2021 में 27 जुलाई को हमने शाम भवी कंप्लीशन किया था, जब हम रिटर्न आ गए थे घर। वो भी ऑनलाइन? हाँ, वो ऑनलाइन किया था हमने। फिर उसके बाद हम ये ग्रेजुएशन ख़त्म की और सदगुरु का जो हमारा सेफ सोइल मूवमेंट था उसमें हमने बहुत मन लगा के पूरा शुरू से लेके आखिरी तक उसको फॉलो किया। ट्वीट करते थे हम लोग, ट्वीट फेस्ट होता था तो सबसे आगे मेरा ट्वीट रहता था। अक्का मुझे कॉल करके बोलती थी कि अन्ना आप तो एकदम आग लगा रहे हो ट्वीट फेस्ट में, पर इतना ट्वीट मत करो वरना ट्विटर आपको ब्लॉक कर देगा, ये वो। तो जब ट्वीट करने बैठते थे तो यहाँ पे लैपटॉप होता था, यहाँ पे फ़ोन होता था। एक ट्वीट यहाँ किया, एक ट्वीट यहाँ किया, एक ट्वीट। तो इस तरह से हम लोग पूरा ट्विटर फेस्ट में ऐसे लग जाते थे, मैं और भैया। फिर उसके बाद ये जो मूवमेंट हमारा सदगुरु ने राइड ख़त्म की, जब सदगुरु आ गए थे तो उसके बाद सदगुरु का स्ट्रगल भी उन्होंने धीरे धीरे पोस्ट करना स्टार्ट किया। फिर एक वीडियो देखा था हमने सदगुरु का, कि उसमें वो जब फॉरेन से आ रहे थे गुजरात में आईएनएस से, तो वहाँ पे जब वो खांस रहे थे तो कफ के साथ उनकी रेत निकल रही थी। और भी कई सारे स्ट्रगल्स थे सदगुरु की, नी पेन उनका, और 18-18 घंटे चलाना। तो ये सब फिर हमारे दिमाग में दो चीज़ थी, या तो हम यूपीएससी करेंगे या फिर हम साइकिल राइड करेंगे। क्योंकि ये सेफ सोइल मूवमेंट है जो सदगुरु ने बोला है कि हमको सभी लोगों को एक करके पॉलिसी लेकर के आना है, पॉलिसी चेंजेस करने। तो ये मेरा जो सोच था ना कि मुझे कुछ करना है ऑर्गेनिक, सेम मिलता जुलता था। तो हमने कहा हमारे पास दो ऑप्शन है। तो हमने कहा दिवाली के बाद हम राइडिंग स्टार्ट कर देंगे हमारी। तो फिर हम ग्रेजुएशन ख़त्म करके रिटर्न ललितपुर गए।
वहाँ पे हमने दिवाली सेलिब्रेट की। दिवाली पे कुछ फैमिली डिसीजंस हुए, तो उसके बाद हमको समझ आ गया था दैट मेरे डिसीजंस मेरे ऊपर ही रहेंगे। फिर उसके बाद मैंने अपना 100% श्योर कर लिया था कि मुझे राइडिंग ही करनी है, साइकिल राइड, और अपना कंट्रीब्यूशन देना हमारे गुरु के लिए, और उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। तो 16 नवंबर को हमने अपनी साइकिल यात्रा जर्नी स्टार्ट कर दी थी, पूरा रूट मैप बना के। रूट मैप हमने कोयम्बतूर तक का बनाया था कि कोयम्बतूर तक पहुंच जाएंगे, हाँ। फिर वहाँ से वॉलंटियर्स की हेल्प लेकर के प्रॉपर तरीके से कहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स हैं, कहाँ पे हमको जाना है, क्या कैसे करना है, उस हिसाब से फिर हम आगे की जर्नी चालू करेंगे। तो धीरे धीरे करते गए, प्लान किया कैसे क्या करना है। फिर 16 नवंबर को हम निकल गए थे। सिर्फ हमने हमारे भाई और सबसे बड़े भाई को बताया था, माता पिता को नहीं बताया? माता पिता को नहीं बताया था। अगर उनको बताते तो शायद हम यहाँ नहीं बैठे होते। लेकिन हाँ, 3 घंटे बाद उनको पता चल गया था हाँ। कि ये निकल गए हैं। हाँ, और फिर बहन ने उनको कॉल किया, बहन ने उनको समझाया। तो एक दिन तो वो नाराज थे, मम्मी नाराज थी, हाँ। पापा तो समझ गए थे, पापा कुछ नहीं बोले, हाँ। बट मम्मी नाराज थी। हाँ। पापा यही बोले कि बस सुरक्षित रहना और हाँ। कुछ नहीं चाहते, हाँ। बस सुरक्षित रहो, जो कर रहे हो अच्छा है, सुरक्षित रहो। हाँ। मम्मी नाराज थी कि बिना बताए चले गए, हाँ। ये वो। फिर उसके बाद अगले दिन मम्मी का कॉल आया, मम्मी कहती हैं चलो कोई बात नहीं, सुरक्षित रहना, खाते पीते रहना, और कुछ ज़रूरत हो तो बताना, ये वो। फिर इस तरह से जर्नी चालू हुई, और हमारे पास सिर्फ एक पर्पस था, प्लान कुछ नहीं था कैसे करना है क्या करना है, जो हुआ वो किया। तो शुरुआती में पहले दिन पहला हमारी डेस्टिनी सागर थी, यूपी से। उसके बाद ऐसे ऐसे करके हम करते गए प्रोग्राम्स ना। तो सागर में हम 3 दिन रुके थे। तो वहाँ पे पहले दिन साइकिलिंग की, पूरा रुके, स्टे का भी ऐसे ही हुआ था। तो स्टे का अब यहीं कट करके आप क्वेश्चन पूछो फिर। Yeah, बोलो, it's going in the flow. Nice. Okay, yeah. If I want, I'll ask. सो सागर में 3 दिन रुके थे। तो वहाँ पे पहले दिन हमने साइकिल राइडिंग की, 130 किलोमीटर चलाया था। दूसरे दिन नहीं, रुकने का कैसा हुआ था, क्योंकि स्टे का बहुत मेन है, क्योंकि स्टे हम किसी वॉलंटियर्स को मालूम नहीं था। सागर में वॉलंटियर्स हैं बट किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था हमने कि हम आ रहे हैं, हमको पता भी नहीं था, नॉर्थ के वॉलंटियर्स से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं थे हम। फिर उसके बाद जो है हम गए, तो शाम को हम सागर पहुँचे 4 बजे। अब 1.5 घंटे सागर बस स्टॉप पे रैन बसेरा है, जहाँ पे वो स्टे प्रोवाइड करते हैं जो दूर से लोग आते हैं। तो वहाँ पे हमने उनसे परमिशन मांगी कि हमको रात रुकने का वो परमिशन मिलेगी। तो बोलते हैं हाँ रुक जाओ, लेकिन आपकी साइकिल का हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 2 शिफ्ट होंगी, एक 6 बजे होगी और एक 11 बजे होगी रात में, तो आपको उनसे परमिशन लेनी होगी। तो हमने कहा अगर हम एक बार सोए तो सुबह ही उठेंगे सीधा, तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो बोलते हैं फिर हम आपको ऐसे नहीं दे पाएंगे, आपकी साइकिल की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, चोरी हो जाएगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने कहा साइकिल ही तो सबसे मेन चीज़ है, अगर उसको कुछ हुआ तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर हम हताश होकर के बैठे हुए थे, सोच रहे थे क्या करेंगे, माँ कुछ, शिवा कुछ रास्ता दिखाओ। तो आधे घंटे बाद भाई का कॉल आया, थोड़ी ही देर बाद भाई का कॉल आया। भाई बोला कहाँ हो? हमने कहा रैन बसेरा की बाहर है, वो स्टे के लिए मना कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला गुरुद्वारा जाओ, पास में गुरुद्वारा है। तो गुरुद्वारा गए, और जैसे ही गुरुद्वारे के अंदर गए तो जो मेन थे वहाँ के, जो पूरा गुरुद्वारा संभालते हैं, तो उनसे बात करने के लिए गए। तो उन्होंने कहा वो है नहीं, बोले आप इंतज़ार करो थोड़ा, आने के बाद हम आपको बात करवा देंगे। तो फिर हम जहाँ पे जूते रखते हैं हम शू रैक्स में, तो वहाँ जाके हम बैठ गए। तो वहाँ पे फिर एक सरदार जी आए, मनु नाम के, नहीं, पन्नू समथिंग ऐसा करके, और वो बड़े जाने माने व्यक्ति हैं सागर के, बस वाले के नाम से जाने जाते हैं। तो वहाँ पे एक सरदार जी नीचे बैठे थे, जो हाँ मतलब सेवा कर रहे थे, वो साफ करने की, जूते वगैरह रखने की। तो उन्होंने बोला इनसे बात करो, ये अच्छे व्यक्ति हैं, ये दिलवा देंगे। तो हमने उनसे बात की, उनको सब कुछ बताया। तो फिर वो उनके बेटे का कॉल आया था, वो उनके बेटे केन्या में थे, लाइन वगैरह कोई टाइगर रिजर्व देखने गए होंगे। तो वो हमको टाइगर रिजर्व भी उन्होंने दिखाया, देखो ये टाइगर्स वगैरह। और उस कुछ क्षण में उन्होंने 2-3 मिनट में हमको अपनी फैमिली की तरह बना लिया था। तो उन्होंने हमारे बारे में पूछा, हमने उनको सब कुछ बताया कि हम साइकिल यात्रा कर रहे हैं, 2.5 साल अभी साइकिलिंग करेंगे, पूरा भारत घूमना है, 30,000 किलोमीटर, इस तरह से हमने उनको बताया। कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ जितने दिन रुकना चाहते हो हम आपका उतना करवा देंगे, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस खाना पीना आप अपना कर लेना।
तो हमने कहा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसके बाद हम वहाँ 3 दिन रुके थे। नेक्स्ट डे हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था प्रोग्राम कैसे करें, क्योंकि किसी वॉलंटियर्स को हमने बताया नहीं था। बहुत कोशिश कर रहे थे वॉलंटियर्स के थ्रू पता करने की कि शायद नॉर्थ के कोऑर्डिनेटर का नंबर मिल जाए, हमारी अक्का अन्ना जो भी हैं, कोई भी वॉलंटियर का नंबर मिल जाए। बट कहीं से हम सिर्फ वेस्ट बंगाल के वॉलंटियर्स को जानते थे, क्योंकि वहाँ 3 साल रहे थे और सेफ सॉइल मूवमेंट उसी टाइम स्टार्ट हुआ था। तो नॉर्थ से कोई भी संबंध नहीं था। फिर उनको कॉल करके सोच रहे थे कि वो कुछ कहीं से हो जाएगा। तो एक अन्ना का नंबर मिला था, बट वो भोपाल में थे। ही वो हठ योगा टीचर हैं, तो उस वक्त वो भोपाल में थे। हमने कहा कोई नहीं, हम कोशिश करते हैं प्रोग्राम के लिए। तो वहाँ का जो बिजी चौराहा था, सबसे व्यस्त चौराहा जहाँ पे वाहन ही वाहन आते हैं, तो वहाँ गए। फिर हम वहाँ चौराहे पे जाके पहले हम साइड में खड़े थे अपना सेफ सॉइल का प्ले कार्ड लेकर के। तो यहाँ से कोई आते थे तो हम यहाँ उनको सेफ सॉइल दिखाते थे, यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ से तो यहाँ दिखा रहे हैं। फिर हमने थोड़ा 5-10 मिनट हुए, हमने कहा यार ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि साइड में खड़े रहने से बहुत कम लोग देखेंगे। तो हमने कहा बीच में जाना होगा। तो हमने फिर वो करेज इकट्ठा किया, बड़ी हिम्मत इकट्ठा करके हम बीच में गए। बीच में जब गए तो वहाँ से ग्रीन लाइट होती थी तो यहाँ दिखाते थे। 2 घंटे इस तरह से हमने पूरा सभी को, तो लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों ने उस वक्त, उनसे ज़्यादा लोगों ने, क्योंकि वो इतना बिजी चौराहा था, ग्रीन लाइट होने से धड़ 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 वाहन आते थे बहुत ही ज़्यादा। तो लगभग कई सारे लोगों ने वो सेफ सॉइल देखा। लेकिन हमने फिर सोचा कि सेफ सॉइल देखने से ही क्या होगा, उनको पता भी होना चाहिए सेफ सॉइल है क्या। थोड़ी ही देर में वहाँ से एसपी साहब की गाड़ी जाती हुई दिखी हमको। तो हमने कहा एसपी ऑफिस शायद इसी साइड होगा। तो वहाँ जाके हम एसपी ऑफिस फिर गए। तो वहाँ जाके पता चला कि वो है नहीं। तो वहाँ पे जो उनके ऑफिस में जो पुलिस ऑफिसर्स थे, हम बैठ गए, हम 5-10 मिनट बैठे रहे वहाँ, हमने किसी से बात नहीं की। फिर एक दिमाग में थॉट आया कि बैठ के होगा क्या, बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना आप बात की किसी को पता ही नहीं चलेगा। सेफ सॉइल टी शर्ट देख के किसको पता चल रहा है। तो फिर हमारे बगल में एक सर बैठे थे, हमने उनसे बातचीत की, सर कब आएंगे, कैसा क्या होगा, हम साइकिल जर्नी कर रहे हैं, यात्रा ये 30,000 किलोमीटर, उनको भी बताया। तो वो बहुत खुश थे सुन करके और बड़े क्यूरियस थे, जानना चाहते थे कि क्या क्या कैसे कैसे कर रहे हो, कहाँ रोकते हो, सब कुछ पूछा उन्होंने। फिर उन्होंने हमें एक साइकिलिस्ट का नंबर दिया। उन्होंने कहा आप इनसे बात करो, बात करवाई हमारी। तो उन साइकिलिस्ट ने कहा अच्छा ठीक है आप रुको, हम आपकी व्यवस्था करवाते हैं किसी प्रोग्राम स्कूल कॉलेजेस में। आपका मकसद वही है? हमने कहा हाँ हमारा तो वही मकसद है, जितने ज़्यादा बच्चों से हम बात कर सकें। तो हमने फिर उन्होंने हमारा प्रोग्राम सेट करवाया। अगले दिन का प्रोग्राम था। फिर ऑफिस में ही उन्होंने अपने सारे कलीग से हमको मिलवाया, बोला कि महेश जी से मिलवाओ, और बातचीत की सभी से मिले। फिर एसपी साहब आए, उनसे भी बातचीत की। तो उस वक्त हमको पता नहीं था कि जब एसपी साहब से आप बात कर रहे हो तो आपको उनसे ये बोलना है कि आप हमारे साथ पिक्चर लेकर के अपने ट्विटर पे एक सेफ सॉइल के बारे में थोड़ा कुछ लिख करके सदगुरु और कॉन्शियस प्लैनेट को टैग कर दीजिए, हैशटैग सेफ सॉइल करके। तो उनको मूवमेंट के बारे में मालूम था, बट उन्होंने जब हमसे पूछा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, तो हमारी बात हुई थी, बट हम कंफ्यूज थे कि हम उनको किस तरह से बोले कि ये करना है। क्योंकि एक दिन पहले हमको एक अक्का का कॉल आया था कि उन्होंने फिर हमसे कुछ सवाल पूछे थे कि अन्ना आप यूपी में ही क्यों साइकिलिंग नहीं कर रहे हैं, आप पूरे ऑल इंडिया क्यों करना चाहते हैं, ये वो ऐसा वैसा। तो उनका कंसर्न ठीक था, उनका कंसर्न ठीक था कि आपकी उम्र कम है, 21 साल के हैं, आपको तजुर्बा भी नहीं है, और आप पूरे भारत में कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है, तो आप कैसे क्या करेंगे, आप किस तरह से संभालेंगे, अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा। अब आप ईशा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके बहुत सारे सवाल थे, उनमें से एक भी था कि क्या नेम फेम के लिए कर रहे हो आप। राइट। तो फिर हमारे मन में एक ही सब, उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि थका हुआ था और स्टेट ढूंढ रहा था, दिमाग लगा रहा था कहाँ रुकूंगा मैं, कैसे क्या होगा। तो उस वक्त मेरे अक्का के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं था, बट मैं सुन रहा था। तो हमने उनको कुछ बोला नहीं, हमने कहा अक्का करना तो हम पूरा भारत ही चाहते हैं, स्टेट हम बाद में करेंगे, पहले पूरा भारत करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमको बोला कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो हमारी बातचीत हुई उनसे। बट मन में एक ही चीज़ आ रही थी कि कोई व्यक्ति अपनी जान हथेली पे रख के नेम फेम थोड़ी कमाना चाहेगा, नेम फेम कमाने के कई तरीके हैं। तो फिर एक अक्का जो हमको शुरू से सपोर्ट कर रही थी, स्नेहा अक्का, वो कोलकाता की वॉलंटियर है। उन्होंने पहले दिन से हमको अभी तक सपोर्ट किया है, पहले दिन से। सबसे पहले वॉलंटियर वही थे जिनको हमने हमारी राइड के बारे में बताया था, एंड शी वॉज लाइक अ मदर टू मी।
लिटरली। तो बहन की तरह भी हैं वो, हमको बोली कि उन्होंने हमको यही बोला जब हम उनको पहली बार बोले, तो उन्होंने हमसे पूछा आप कितने साल के हैं, तो हमने कहा हम 21 साल के हैं। तो फिर उन्होंने हमको बहुत समझाया कि क्या आप सच में करना चाहते हो, एज अ माँ की तरह। तो पहले दिन से ही वो हमारे साथ है, मतलब उस राइड में हर चीज़ में, कि हम उनसे बात करते थे, वो उन्होंने ही पूरा वॉलंटियर, जितना भी हमारा शुरू में वॉलंटियर से कांटेक्ट था सब उन्होंने ही ढूंढ करके दिया था। तो वो पूरा दिन वॉलंटियर्स के नंबर ढूंढने में लगे रहते थे। तो हमारा एक ये सपोर्ट था। फिर उन्हीं अक्का ने हमको, स्नेहा अक्का ने हमको बोला कि मोहित आप अक्का के ऊपर ध्यान मत दो, वो अक्का कंसर्न है आपके लिए, इसलिए उन्होंने ये चीज़ बोली है जिससे कि आप वापस चले आओ। तो मैंने कहा अक्का अगर मैं नीम फिल्म के लिए कर रहा होता तो शायद मैं वापस चला जाता, लेकिन मकसद कुछ और है, तो मैं नहीं जा सकता वापस। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है अब तुम स्टे ढूंढो। तो फिर ऐसे हुआ। तो ये पुलिस स्टेशन में हम उनसे ये बोलना हमको फिर जायज़ नहीं लगा कि शायद इसमें हमारा नाम हो जाएगा। राइट राइट, वो इसीलिए उस कंसर्न से आपने हाँ, उनसे नहीं उस कंसर्न से हमने वो एसपी साहब से नहीं बोला कि आप एक ट्वीट कर दो या फिर अपनी ऑफिशियल साइट से। उन्होंने हमको 2 मिनट दिए थे। हाँ। सभी लोग खड़े थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे, फिर लास्ट में उन्होंने पूछा अब हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो वो जानते थे बट वो हमारे मुंह से सुनना चाहते थे। राइट राइट। फिर हम नहीं बोल पाए क्योंकि हमको वो लग रहा था। तो हमने कहा बस सर आपका सपोर्ट चाहिए, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उन सबको पता हो कि हम सेफ सॉइल राइड कर रहे हैं, और वो सेफ सॉइल मूवमेंट भी एक ग्लोबल मूवमेंट है। इस तरह से बातचीत हुई हमारी, बट हम वो नहीं बोल पाए जो बोलना था। फिर उसके बाद आगे बढ़े। दूसरे दिन हम नेक्स्ट डे वो एक कॉलेज में गए, वहाँ हमने प्रोग्राम किया। वहाँ का तो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है, बिकॉज आपका पहला कॉलेज का वो है। हम कॉलेज में कई बार स्पीच दिए हैं पोडियम पे खड़े होकर, बट यहाँ पे आप प्रिपेयर नहीं है, जस्ट आप सारी ऑडियंस न्यू है और एक सेफ साइड को लेकर के आप जा रहे हैं बात करने। तो हम गए वहाँ पे, हमको वेलकम किया गया काफ़ी अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद उनसे बच्चे बैठे हुए थे, कम से कम 200 बच्चे थे पहले उसमें। तो 200 बच्चों का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो उन बच्चों को देख करके मुझे पसीना आ गया। सच पसीना में। छूट गया। That's what how we say in हाँ, पसीना छूट गया। तो उन बच्चों को देख के पसीना छूट गया मुझे। फिर उसके बाद हम बैठे हुए थे, तो हमने कहा पसीना क्यों आ रहा है। फिर एक थॉट आया पसीना आ क्यों रहा है। जस्ट एक फ्रैंकली बात करेंगे दोस्त की तरह। हम उनको तो मकसद बताने आए हैं ना कि सेफ साइड मूवमेंट, मिट्टी खतरे में है, वो सब जानते हैं कि मिट्टी को क्या हो रहा है। देन पोडियम पे आए। फिर उसके बाद जैसे ही बातचीत स्टार्ट हुई तो सबसे पहले हमने उनसे कहा खुद को फ्रैंक करने के लिए कि ये घबराहट थोड़ी जाए। तो घबराहट हटाने के लिए हमने उनसे कहा कि हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज जब वो ऑडियंस जब आपको जवाब देती है ना, आपको चीज़ पूछते हैं और वो सवाल करते हैं, आप जवाब देते हैं, तो वो इंटरेक्शन होता है, बातचीत में आप घबराते नहीं हैं। तो इस तरह से हमने उनके साथ इंटरेक्शन स्टार्ट किया। टीचर्स से भी पूछा, वो भी हमसे पूछ रहे थे। तो पहले हमने सदगुरु के बारे में बताया, इस तरह से अपनी राइड, फिर सेफ सोइल के बारे में बताया, वो क्या कर सकते हैं वो बताया। तो फिर सभी के पास फ़ोन थे, तो हमने बोला कि आप अभी लेटर लिखो, लेटर जो हमारे कॉन्शियस प्लान पर, राइट अ लेटर टू योर लीडर्स है। तो उन सभी से लेटर्स लिखवाए, सेंड करवाए। हाँ, तो जहाँ भी जाते हैं कोशिश ये रहती है कि बच्चों के पास फ़ोन हो तो उनसे लेटर सेंड करवाएं, वहीं के वहीं अर्थ बडीज़ बनवाएं उनको। तो उनसे लेटर सेंड करवाए, बाकी सभी बच्चे खुश थे और सवाल, कई सारे सवाल पूछ रहे थे। वो पहला एक ऐसा सेशन था, पहला ही सेशन था वो, पहली बात। तो उन्होंने कई सारे सवाल पूछे, वहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो किसान के बच्चे थे वहाँ पे। 80% आप बोल सकते हो कि वहाँ पे किसान के बच्चे थे। तो वो भी बोल रहे थे हाँ भैया हम भी ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, तो क्या करें इस चीज़ के लिए। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं कि हम ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, हमारे परिवार में ये है, और ऑर्गेनिक महंगा पड़ता है, किस तरह से होगा, जो दवाइयाँ छिड़कते हैं जिससे कि कीड़े ना आए, तो उनके लिए क्या कौन सी ऑर्गेनिक दवाइयाँ होंगी, क्योंकि आप केमिकल्स डाल रहे हो। तो कई सारे सवाल थे, लेकिन उनके जवाब मेरे पास थे नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया, आगे गए भोपाल में, फिर उसके बाद विदिशा गए। तो वहाँ पे मीडिया वालों से कांटेक्ट हुआ, तो इसी कॉलेज के कुछ टीचर्स ने मीडिया वालों को बताया था, तो इस तरह से मीडिया वालों के साथ संपर्क हुआ। फिर यहाँ के मीडिया वालों ने आगे के मीडिया वालों से, फिर ऐसे ऐसे करके तो विदिशा में मीडिया वालों ने हमारा स्टे करवाया था। उन्होंने एक गेस्ट हाउस बुक कर दिया था, विधायक जी ने। ठीक है। वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं जो विधायक जी थे वहाँ के, तो उन्होंने गेस्ट हाउस बुक कर दिया। तो
गेस्ट हाउस में सोना हमको अच्छा नहीं लग रहा था, तो एक रास्ते में अंकल ने हमारी हेल्प की थी। रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो वो साथ साथ हमारे गए थे विदिशा तक 10 किलोमीटर। तो फिर हम उनके यहाँ रुक गए थे। हमने कहा इन्होंने हमारी मदद की है, साथ साथ आए हमारे, तो हम इनके यहाँ पे रुक जाएंगे। गेस्ट हाउस थोड़ा लग्जरी हो जाता है, तो शुरुआती में लग्जरी को मैं थोड़ा लाइक दूर रखता था कि नहीं ये सब नहीं करना है, वरना मैं अपने मकसद से भटक जाऊंगा मकसद से। तो फिर वो हम उन अंकल के यहाँ पे रुके थे, तो उन्होंने भी कई मीडिया वालों के नंबर दिया आगे। किस्मत से उन्हीं लोगों से मुलाकात हुई जो हमारी मदद कर सकते थे आगे। फिर उसके बाद भोपाल गए, भोपाल में हमारी मौसी थी तो उनके यहाँ पे रुके। फिर उसके बाद एनजीओ से कांटेक्ट किए, प्लांटेशन में गए, तो वहाँ पे प्रज्वल भैया और सुदेश नदी से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे चीफ मिनिस्टर से मिलवाया। भैया ने हमसे, उसके बारे में थोड़ा और बताएंगे कैसे? हाँ मैं भैया के बारे में बताता हूँ। तो भोपाल में हम प्रज्वल भैया और सुदेश नदी से मिले। तो वो एक एनजीओ रन करते हैं जिसका नाम है आस्क वी आर फॉर यू, और वो प्लांटेशंस करते हैं। उन्होंने 2 फॉरेस्ट डेवलप किए हैं, तीसरा भी कर रहे हैं। और हर जगह कई सारे जहाँ पे जगह खाली होती है तो वहाँ पे जाके वो प्लांट्स वगैरह लगाते हैं। अभी तक उन्होंने 1 लाख प्लस प्लांटेशन किया हुआ है, और उनको बड़ा भी किया है, लगा करके छोड़ नहीं दिया। क्योंकि लगा के छोड़ देना अलग बात है, और लगा के उनको देख रेख करके बड़ा करना वो बात अलग है। तो उन्होंने 1 लाख पेड़ों को बड़ा किया है। तो इस तरह से वो काम कर रहे हैं, और वो पूरा अपना ही करते हैं। उनका ना ही वो किसी से हेल्प लेते हैं, ना ही किसी गवर्नमेंट से। वो अपना डोनेशन इकट्ठा करके अपना प्लांटेशन करता है। फिर उनसे मुलाकात हुई प्लांटेशन ड्राइव में, हम गए थे उन्हीं के प्लांटेशन ड्राइव में। तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई, तो वो हमको ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे कि ये बंदा क्या है, क्या कर रहा है। उन्होंने पूछा फिर सवाल। फिर नेक्स्ट डे ब्लड कैंपेन था, तो हम लोग ब्लड कैंपेन में गए। फिर वहाँ पे जब हम लोग घुल मिल गए एकदम, पूरा एक फैमिली की तरह हो जाते हैं जब हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने, प्रज्वल भैया, सभी लोग ख़त्म होने के बाद ब्लड कैंपेन, हम लोग सब लोग बातचीत कर रहे थे, अपने अपने बारे में बता रहे थे, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, कौन क्या करता है। तो प्रज्वल भैया, सभी वहाँ सीनियर्स थे, सारे एनजीओज वाले थे। तो वहाँ पे प्रज्वल भैया ने कुछ सजेशंस दिए, सभी लोग सजेशंस दे रहे थे। एक अंकल चाहते थे कि मैं ये राइड को रोक करके उनके साथ काम करूं। अच्छा। क्योंकि उनको पता नहीं क्या दिख रहा था। वो ये बोल रहे थे कि जब आप इतना बड़ा लक्ष्य लेके घर छोड़ सकते हो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, तो अगर आप हमारे साथ काम करोगे तो क्या नहीं करोगे। तो मैंने कहा वो मैं अपने गुरु के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे गुरु ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। तो एक तरह से ये मिट्टी बचाओ अभियान के लिए मैं भी करना चाहता हूँ, बाकी देख लेंगे बाद में। क्योंकि वो मुझे कन्विंस कर रहे थे, उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे कन्विंस करने की कि मैं राइड रोक दूँ और उनके साथ काम करूँ, ये वो। बट भैया ने मुझे, भैया सुन रहे थे, प्रज्वल भैया, सुदेश नदी। फिर उन्होंने आखिरी में जब वो चले गए, उसके बाद हम 3-4 लोग थे, प्रज्वल भैया, दी, हम, उनकी बहन। तो उन्होंने बोला मोहित उनकी बातों पे ध्यान मत देना, वो थोड़े सीनियर है ना, तो इसलिए वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ काम करो, ये वो। फिर उन्होंने मुझे सजेशंस दिए कुछ कि कैसे क्या करना है। एक कार वाले के चलो अपने साथ, सपोर्ट ग्रुप बनाओ, क्योंकि अकेले जाओगे, यहाँ लोगों से मिल रहे हो, अच्छे लोग हैं जो तुमको सपोर्ट कर सकते हैं, पीछे से कांटेक्ट के थ्रू तुम्हारा स्टे लोगों से मिलवा सकते हैं। तो इस तरह से एक सपोर्ट ग्रुप बना के चलो, जो कि हमें पहले मालूम नहीं था। तो क्या आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप या तो अगर कोई दर्शक आपको सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या एक आप अलग व्हाट्सएप ग्रुप कुछ है आपके? जी, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। जिन व्यक्ति जो एनजीओज चलाते हैं, जिनके ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं, जो ज़्यादा लोगों को जानते हैं, तो वो एक उनका है। एक हमारा ईशा का ग्रुप है, कारवा करके, जिसमें हमारे सारे ईशा वॉलंटियर्स हैं, जिनसे हम मिले हैं वो वॉलंटियर्स। और जिससे कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो जो भी व्यक्ति उस जगह के व्यक्तियों को जानता है, जो मिलकर के हमारे प्रोग्राम सेट करवा सके, इस तरह से। राइट, माय क्वेश्चन इज, बट इस तरह सेपरेट ग्रुप कभी कोई दर्शक देख रहे होंगे, वो भी आपको शायद सपोर्ट करना है, तो उनको ज्वाइन करने के लिए कुछ व्हाट्सएप ग्रुप आपने बनाया है या बनाना चाहेंगे, ऐसा कुछ सोचा है आपने? तो ऐसा तो कोई अभी ग्रुप नहीं बनाया है। हाँ, बट हम सोशल मीडिया पे बना सकते हैं। ये हमने प्लान किया था कि इंस्टाग्राम पे हम ग्रुप बनाएंगे, कि जिसमें, क्योंकि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और ट्विटर ही 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम अपनी आगे की जर्नी के बारे में डाल देते हैं कि हम कल यहाँ जाना चाहते हैं, कल यहाँ जाएंगे, परसों यहाँ। तो वहाँ पे अगर वो किसी व्यक्ति को आप जानते हैं जो हमारे प्रोग्राम्स करवा सकते हैं, तो हम आपको लिंक, हाँ, मैं डाल दूंगा वीडियो के साथ। मैं उन्हें कन्विंस करूंगा कि एक और व्हाट्सएप ग्रुप शायद बनाए, ताकि व्यूअर्स कैन आल्सो जॉइन। डेफिनेटली।
तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा आइडिया है हाँ ऑडियंस से, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद भैया ने हमको गाइडेंस दिए, फिर हम लोग खाने के लिए गए। वहाँ पे भैया ने और भी हम लोग बातचीत हुई। तो नेक्स्ट डे भैया ने बोला कि मोहित तुम क्यों नहीं हम लोग के साथ रहने आ जाते हो, हम लोग अच्छे से प्लान कर सकते हैं कुछ तुम्हारे सेफ सोइल के लिए। तो उन्होंने अपने दिन के 4 दिन, हफ्ते के 4 दिन मुझे दे दिए थे पूरे। उनके पास भी बहुत काम था, बट उन्होंने कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके 4 दिन मुझे दे दिए। तो हम उनके साथ रह रहे थे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम जब उनके शाम को उनके घर गए, तो फिर जोक्स में मैंने बोल दिया भैया मैं चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहता हूँ, अगर उनसे मुलाकात हो जाए और अगर वो सेफ सोइल हमारे मूवमेंट के लिए सपोर्ट कर दें। उसके पहले हमको नहीं मालूम था कि शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, वो पहले से ही सेफ सोइल मूवमेंट को सपोर्ट कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मिलवा देंगे। तो हमने सोचा मजाक कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट डे उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक कर दिया था, तो प्लांटेशन का। फिर हमने कहा, भैया बोलते कि तुम अपने जूते और कपड़े साफ कर लो, अपन चलेंगे। हमने कहा ठीक है भैया। तो मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं। फिर शाम को पूछे तुमने जूते कपड़े धो लिए, मैंने कहा नहीं धोए। कहते हैं नेक्स्ट डे हमारा अपॉइंटमेंट है उनसे मिलने का। मैंने कहा मजाक तो नहीं कर रहे हो आप? तो कहते हैं नहीं देखो। फिर उन्होंने दिखाया प्लांटेशन ड्राइव का हमारा उनके साथ अपॉइंटमेंट था। तो फिर मैंने जूते धोए रात में, ये किया। नेक्स्ट डे 12 बजे हम लोग का था जाने का। तो उस दिन किसी उज्जैन में किसी पॉलिटिशियन या आरएसएस के किसी व्यक्ति की डेथ हो गई थी, तो वो वहाँ चले गए थे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिल पाए थे उनसे। इस तरह से उनसे मुलाकात हुई थी अचानक से, पता ही नहीं था कि मुलाकात हो जाएगी। हम सोच रहे थे मजाक कर रहे हैं भैया। फिर उसके बाद उनसे मिलने के बाद कई सारे एनजीओ के लोगों से मुलाकात हुई हम लोगों उसके ने। बारे में थोड़ा पता है चीफ मिनिस्टर से मिलने के बारे हाँ में? यस। तो जब हम लोग चीफ मिनिस्टर से मिलने गए, तो हम 3 लोग ही खड़े थे। यहाँ पे हम 3 थे, कुल 10 लोग थे उस जगह पे उनसे मिलने के लिए, उस प्रोग्राम में। तो हम 3 थे, 3 यहाँ थे, 3 वहाँ थे और एक व्यक्ति अलग। तो हम लोग पहले ही नंबर पे थे। तो जब वो आए तो वहाँ से दूर से बोलते हैं नमस्ते। बड़ी एनर्जीज एक्सप्लोड हो रही थी उनसे, मतलब यू कैन सी हाउ हैप्पी ही इज, और एकदम अवेयर। तो उस वक्त जब मैं देख रहा था उनको, तो मैं तो ब्लैंक हो गया था कि चीफ मिनिस्टर इज इन फ्रंट ऑफ मी। आई वॉज 100% अवेयर, मैं पूरा ध्यान में था कि हाँ भाई ये सामने से आ रहे हैं। लेकिन वो एकदम खाली हो गया था दिमाग कि क्या बात करूँगा, कैसे कहूँगा क्या। तो जब वो पास आए तो उन्होंने सेफ सोइल टी शर्ट देखी, अरे सेफ सोइल। तो मैं बड़ा शौक था, सेफ सोइल हाउ ही डोज, उनको कैसे पता है सेफ सोइल के बारे में। तो उसके बाद प्रज्वल भैया ने बातचीत की, उन्होंने हमारे बारे में बताया। उन्होंने बताया कि साइकिलिंग कर रहा है ये वो, पूरे भारत में 2 साल 2.5 साल साइकिलिंग करेगा। उस वक्त शुरुआती थी। तो उन्होंने बताया उनको, तो वो बड़े खुश थे सुन करके। तो उन्होंने कहा आओ आओ हाथ में लाओ। तो उन्होंने मुझे पकड़ के खींचा, हाथ में लाया। मैं साइड में खड़ा हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने हमको गले लगा लिया, कहते हैं गले मिलो आओ इधर, अरे फोटो खींचो फोटो खींचो। तो उनके जो कैमरामैन थे तो उनको बोल रहे थे वो फोटो खींचो फोटो खींचो। तो मैं बड़ा शौक था, हो क्या रहा है ये हमारे साथ। फिर उसके बाद उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा ठीक है ध्यान रखना अपना, खाना पीना कैसे करते हो, कुछ पूछा ये सब ऐसे कि खाना पीना स्टे कहाँ करते हो। तो हमने उनको बताया कि गुरुद्वारा मंदिर ये सब, खाना पीना खुद से ही करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है अच्छा ध्यान रखना अपना, बहुत बधाई हो आपको, बधाई हो। मैं बड़ा खुश था और शौक में भी था कि चीफ मिनिस्टर से मिल लिया। तो उन्होंने फिर भैया ने, इनसे मिलने के बाद भैया ने एक चीज़ हमको बोली कि तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं था। उन्होंने कहा तो तुमको करना क्या है कि अब तुम आगे जाके शायद ऐसे बड़े बड़े लोगों से मिलोगे, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, वो भी तुम्हारी तरह इंसान ही है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि वो भी एक व्यक्ति तुम्हारी तरह ही है, बस पोजीशन थोड़ी बड़ी है, लेकिन धीरे धीरे तुम भी सेटल हो जाओगे। तो अभी इस सिचुएशन में हो कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ बिना कुछ घबराए डरे। तो उनसे मिलने के बाद फिर हम लोगों ने प्लान किया रूट मैप कोयम्बतूर तक का दोबारा से। जो हमने किया था उसको भैया ने चेंज करके दूसरा बनाया कि जहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, जो एनजीओज वाले मेरी हेल्प कर सकते हैं, जिनको वो जानते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते प्रोग्राम्स फिर आगे बढ़े, गुरुद्वारे में रुके, फिर टेम्पल्स में, इस तरह से पूरा करते हुए कोयम्बतूर पहुंचा। कितना 2 महीने बाद। तो कोयम्बतूर पहुंचने से पहले औरंगाबाद में हमको वॉलंटियर सपोर्ट मिला, मीरा का वहाँ पे थी, उनके यहाँ पे हम रुके हुए थे। तो वहाँ 10 दिन या 8-9 दिन थे। तो वहाँ साहिल भी था। तो हम लोगों ने दोनों ने मिलके बहुत प्रोग्राम किए वहाँ पे। एक दिन में 3-3 4-4 प्रोग्राम करते थे। तो वहाँ पे हमें वॉलंटियर सपोर्ट पता चला
कि वॉलंटियर सपोर्ट इस तरह का होता है कि आपको स्कूल कॉलेजेस को अप्रोच नहीं करना होता है। हाँ उसके पहले रास्ते में हम खुद कॉल करके गूगल से नंबर निकालते थे हाँ जो रास्ते के बीच में कॉलेज स्कूल हाँ पढ़ते थे, और उनसे बात करते थे हाँ कि हम आपके स्कूल में प्रोग्राम करना चाहते हैं, हम हाँ साइकिलिंग कर रहे हैं। तो 10 कॉलेज से 3 या 4 या ऐसे करके स्कूल कॉलेज ही रिस्पॉन्ड करते थे, Right. तो उनमें से हम 2 या 3 ही विजिट कर पाते थे। इस तरह से होता था, तो बहुत ही टाइम लग रहा था। हाँ। फिर औरंगाबाद में पता चला कि एक दिन में 3-3 स्कूल विजिट वो कर रहे हैं। कैसे करते हैं? वो वॉलंटियर्स प्रोग्राम्स लेकर के आते हैं। हमारा एक लोकल ग्रुप बना लिया था उन्होंने, हाँ। सारे वॉलंटियर्स कांटेक्ट कर रहे थे इन अच्छा। स्कूल से, तो प्रोग्राम्स आते थे वो ग्रुप में डाल देते थे, हाँ एड्रेस टाइम। हाँ। तो सारे वॉलंटियर्स पहले पहुंच जाते थे, हमको फिर पहुंचना होता था। ओह वाह। तो वो कॉल करके पूछते थे कहाँ हो आप, एक प्रोग्राम। तो औरंगाबाद में फिर हम लोग प्रोग्राम्स किए, बहुत सारे वॉलंटियर्स प्रोग्राम लेकर के आते थे, हमको बस प्रोग्राम करने जाना होता था। तो व्हेन आप स्कूल में जाते तो बहुत सारे वॉलंटियर्स होते थे? हाँ, हाँ और एक अन्ना तो हमारे साथ हमेशा ही रहते थे। हाँ वही हमारे साथ हमेशा रहते थे, और बाकी वॉलंटियर्स जो फ्री होते थे वो आ जाते थे। तो पहले हम लोग वीडियो चलाते थे, देन उसके बाद साहिल बात करता था, मैं बात करता था, सीसफल के बारे में बताते थे, उनसे लेटर्स लिखवाते थे। क्योंकि मेरा तो शुरू से यही था कि उनको बस लेटर्स लिखवाने हैं और बडीज बनवाना है, और उनको बोलना है कि तुम एक दिन में आप 3 व्यक्ति, मिनिमम 3 व्यक्ति को मिट्टी के बारे में बताओ। अगर आप नहीं बता सकते हो, कम से कम एक को तो बताओ ही बताओ, अगर 3 नहीं हो पाते हैं। क्योंकि इस तरह से आप सोचिए ना, अगर एक व्यक्ति 3 को बताता है, 10 30 को बता रहे हैं, तो इस तरह से नंबर्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। वो 3 को बताएंगे, वो 3 को। तो ये मैंने जय हो मूवी में हाँ। से लिया मैं था। वही पूछना, ये जय हो मूवी का लिया था, क्योंकि ये बहुत सही चीज है। आप चेन बना रहे हो, आप चलते जाओगे धीरे धीरे, उनको आपकी राइड के बारे में भी मालूम होगा, और पीछे पीछे से वो चेन बनती जाएगी आपकी बहुत लंबी। इस तरह से उनको सेफ सोइल के बारे में ही मालूम होगा। आप राइड भी कर रहे होगे, और धीरे धीरे पीछे लोगों का नंबर भी बढ़ता जाएगा सेफ सोइल के बारे में जिनको मालूम है। तो इस तरह से हमने सोचा था, और हो रहा है। कई लोग कर रहे हैं, कई लोग नहीं करते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है अगर ऐसे बात किया जाए तो। फिर उसके बाद औरंगाबाद से आगे आए धीरे। फिर बेंगलोर पहुंचते वक्त हमारी तबीयत खराब हो गई थी। वहाँ पे हमको मेडिकल केयर चाहिए थी, तो फिर हम बेंगलोर से वहाँ गए चिकबल्लापुर आश्रम। तो वहाँ पे हमने मेडिकल केयर ली। वहाँ पर रुके हुए थे चिकबल्लापुर इस एरिया में, सीतारमन चौधरी समथिंग थी, तो वहाँ पे रुके हुए थे। 11 तारीख को पहुँचे थे, 4 दिन वहाँ पे थे। 15 को हमने योगेश्वर लिंग कॉन्सिक्रेशन किया। वो करने के बाद हमारी थोड़ी तबीयत बिगड़ी, और हम जब से ठीक नहीं हो रही थी तबीयत। हम मतलब आप खुद या मतलब साहिल भी था? हमारे यहाँ पे, मतलब मेरे यहाँ पे क्या होता है हाँ। बुंदेलखंड में, कि हमारी फैमिली में, मेरी फैमिली में हम सभी लोग मैं को हम बोलते हैं। भाई। तो हमारे मेरे कई सारे दोस्त भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हम मतलब हमारे साथ। हाँ तो जब हम बोलते हैं ना, यानी कि मैं, और हम लोग यानी कि हम हाँ, ग्रुप में ठीक। हम लोग ग्रुप में। तो फिर मैं वहाँ गया, 15 तारीख को अटेंड किया। 15 तारीख को अटेंड करने के बाद वहाँ पे कई सारे लोगों से भी मिला 15 तारीख को। फिर तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, 4 दिन हो गए थे। हेडेक, फीवर, कोल्ड, बार बार फीवर आ रहा था, कम हो रहा था, आ रहा है, कम हो रहा है। तो हमने जानने के लिए कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि आगे भी सफ़र लंबा है, तो हम वापस चौल्ट्री में गए अपनी। वहाँ पे हमने अन्ना को बोला, जो वॉलंटियर थे, कि हमको हॉस्पिटल ले चलिए आप। तो जा कर के एडमिट हुए। अब वहाँ पे गए, एडमिट हुए। हमको जानना था कि हो क्यों रहा है। तो उन्होंने मलेरिया टेस्ट किया, डेंगू टेस्ट किया, ये टेस्ट, वो टेस्ट, प्लेटलेट्स, ये वो। तो हम उनको ये बोल रहे थे कि हमें मलेरिया डेंगू नहीं है, आप बस ये बताओ कि ये फीवर जा क्यों नहीं रहा है, हेडेक भी नहीं जा रहा है, तो रीज़न क्या है। बट दे आर ऑन देयर ओन, क्योंकि उनका तो एक प्रोसीजर होता है ना टेस्ट वगैरह का। तो आई थिंक मैं सोचा 40 या 45 घंटे हॉस्पिटल में था। तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ गई थी। तो हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते रात में 15 तारीख की, क्योंकि कोई हमारे पास था नहीं अटेंडेंट हमको अटेंड करने के लिए। तो उसी रात में हमने ट्वीट कर दिया था, एक ट्वीट किया था कि अगर कोई है वॉलंटियर फ्री रात में, तो हमारी करने के लिए हॉस्पिटल आ जाइए, जिससे कि हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। तो फिर नेक्स्ट डे एक अन्ना आए थे, प्रशांत अन्ना, शाम के टाइम देखने के लिए कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। और उसके फिर रात में जैसे, हाँ, ये ट्वीट करने के बाद मेरी तबीयत ठीक हो रही थी थोड़ी सी। फिर उसके बाद उन्होंने मना कर दिया था ट्रीटमेंट देने से।
फिर हमने उनको बोला कि आप थोड़ा वेट करें, तो उन्होंने वेट किया आधे घंटे, फीवर बढ़ा 99 हुआ। फिर उसके बाद हमने बोला आधा घंटा और रुकिए थोड़ा, फिर उसके बाद 101 हुआ। फिर मैंने कहा थोड़ा सा वेट और करें, तो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ 104 पहुंचा, तो वो डर गए कि ये फीवर बढ़ रहा है। तो फिर उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो हमने उनको बोला कि आप पैसे वगैरह की टेंशन ना लें, मैं मेडिसिन ले लूँगा, सब है, व्यवस्था सब है, आप टेंशन ना लो, मैं आपका बिल भी पे कर दूंगा। क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का गवर्नमेंट था हॉस्पिटल, बट अन्ना बोले थे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप प्राइवेट चलते हैं, वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में थे, तो ईशा का हमारा कुछ था वहाँ पे, तो वॉलंटियर्स, इसलिए वो फिर उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। बुखार ज़्यादा बढ़ने से वो डर गए थे। तो नेक्स्ट डे फिर अन्ना आए बेंगलोर से, प्रशांत अन्ना, उन्होंने बात की डॉक्टर से, और तो फिर उसके बाद सब नॉर्मल था। फिर हम ठीक हुए। फिर उसके बाद रवि अन्ना है हमारे वॉलनी जो बेंगलोर में रहते हैं, तो उन्होंने हमको कॉल किया कि मोहित आप हमारे पास रुकिए, यहाँ पे ठीक हो जाइए, अपना रेस्ट करिए थोड़ा, उसके बाद फिर आप आगे की जर्नी स्टार्ट करना। तो फिर रवि अन्ना के हम घर गए, वो हमको कार से चिकबल्लापुर लेने आए थे। साइकिल हमारी आश्रम में ही थी उस वक्त, ठीक है। क्योंकि साइकिल तो हम चला नहीं सकते थे, तो जिस दिन आश्रम गए थे वहीं रख दी थी। फिर रवि अन्ना बेंगलोर से कार से हमको लेने आए, पूरा लगेज लिया हमारा, बहुत बिजी थे वो, बट थोड़ा कहीं से टाइम निकाल के रखे वो आए। फिर हमको लेके गए, हम उनके घर 6 दिन रुके थे, 6 दिन रेस्ट किया। फिर एक और दिन संडे के दिन वॉलंटियरिंग की ज़रूरत थी चिकबल्लापुर आश्रम में, उस वक्त हम ठीक हो चुके थे। तो हमने कहा उस दिन जाते हैं, साइकिल भी ले आएंगे। तो गए, वॉलंटियरिंग की और साइकिल भी लेकर के रिटर्न आए बेंगलोर। तो नेक्स्ट उसके 2 दिन बाद अक्का को कोयम्बतूर आश्रम आना था। अक्का को उनके फैमिली में, उनके बड़े भाई की वाइफ को, तो सभी लोग हमारा बहुत ध्यान रख रहे थे। और अक्का तो माँ की तरह हमको एकदम खाना परोसना, ये वो ध्यान रखना, खाना खाया, जूस, ये सब बहुत, लाइक वहाँ पे हमको थोड़ा घर जैसी फीलिंग आती है ना। स्पेशली जब आप वॉलंटियर के घर होते हैं तो आपको अपने घर की याद नहीं आती है, एकदम फैमिली की तरह वो आपको ट्रीट करते हैं। तो फिर मैंने अक्का ने हमने अक्का से पूछा पहले कि अक्का आप कोयम्बतूर जाना है मुझे, तो कैसा क्या होगा। तो अक्का ने कहा मैं जा रही हूँ कोयम्बतूर। तो हमने कहा अच्छी बात है। तो हमने कहा हमारी भी टिकट बुक कर लो। तो बोलती हैं, क्योंकि ये हमको श्योर था कि हम साइकिलिंग कोयम्बतूर तक नहीं कर पाएंगे, उस वक्त हमारी स्थिति ठीक नहीं थी। तो फिर अक्का बोली अच्छा ठीक है, तुम बस से हमारे साथ चलो, साइकिलिंग मत करना। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने टिकट बुक किया। फिर बेंगलोर से कोयम्बतूर आश्रम तक हम बस से गए थे, क्योंकि आगे की जर्नी देखनी है, एकदम ज़िद्दी नहीं रहना है कि नहीं साइकिलिंग ही चलानी है। ये मुझे अन्ना ने बोला था कि एकदम ज़िद्दी मत रहना कि नहीं नहीं साइकिल से ही जाऊँगा। तो उन्होंने बस फिर कर दी थी। तो हम लोग गए आश्रम में, 2 महीने रुके आश्रम, महाशिवरात्रि सेलिब्रेट की, वॉलंटियरिंग की। वॉलंटियरिंग में मैंने थोड़ा बहुत मिस कर दी थी, बट उसके बाद फिर ब्रांड इनसाइट की वॉलंटियरिंग की हमने। फिर वहाँ पे हमको रियल वॉलंटियरिंग पता चली कि हाँ दिस इज़ द वॉलंटियरिंग, मतलब पूरा झोंक देना खुद को। सुबह कभी कभी हमको 5 बजे जाके अटेंडेंस देनी होती थी वहाँ पे अक्का को, क्योंकि ब्रांड इनसाइट था, हम लोग हॉल टीम में थे, वो पहली बार हो रहा था। इनसाइट हुआ है, सदगुरु लेते हैं, बट ब्रांड इनसाइट इट्स अ डिफरेंट, वो छोटा वर्जन है। ओह अच्छा। हाँ, और ये पहली बार हुआ है। तो नालंदा में था, तो पहली बार हो रहा था, तो हम लोग को उसको बहुत अच्छे तरीके से करना था। तो हम लोग पूरा खुद को दे दिया कि जितना हो सकता है सब कुछ करेंगे। तो 5 दिन का था, हम लोग जाते थे, पूरा वॉलंटियरिंग करते थे। सुबह जाते थे 5 बजे, रात में 11-12 बजे, एक दिन तो 1 बजे लौटे थे। 1 बजे, फिर नेक्स्ट डे 11:30, ऐसे करके हम लोग रात में लौटते थे, क्योंकि पूरा सेटअप करना होता था उनका, डिनर विनर सब कुछ। महाशिवरात्रि पे सदगुरु से मिले। और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा हुआ वो सदगुरु से मिलना? तो मींस हाउ डिड यू अरेंज, वो कैसे अरेंज किया तो आपने? वो मीडिया में एक मनु अन्ना है, तो उन्होंने सभी सेफ सोल वॉरियर्स को इकट्ठा किया, बोला कि सब लोग आओ, सब लोग मिल करके सदगुरु से बात करेंगे। तो महाशिवरात्रि पे सभी वॉलंटियर्स इकट्ठे हुए, जितने भी सेफ सोल वॉरियर्स थे। कौन कौन थे, उनका नाम आप जरा बता सकते हैं? तो मुझे कुछ का ही नाम याद है। तो ऋतिक खन्ना जो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड स्टार्ट की थी। उसके अंदर तालिया अक्का जो फेमस है, सदगुरु ने उनको गोदी में उठा लिया था। तो उन्होंने फ्रांस से यहाँ, फिर उसके बाद डिएगो
जो कि बेल्जियम से कोयम्बतूर, और शायद अभी भी वो राइड में है। नतालिया का भी राइड में है, वो और वापस चल रहे हैं। हाँ रिटर्न जा रही हैं वो। तो उन्होंने पेरिस से अपने घर के लिए स्टार्ट किया था, अभी चल रही हैं वो, राइड में है। उसके बाद यशस अन्ना जो अभी पैदल चल रहे हैं तमिलनाडु के अंदर, और मैं हूँ, और साहिल है, सागर अन्ना है, और अनादि अन्ना ही। उस वक्त वो साधना पादा में थे, और उन्होंने भी कश्मीर टू कन्याकुमारी की, और उन्होंने तो 85,000 समथिंग सदगुरु के बर्थडे पे पेड़ का डोनेशन किया था। राइट राइट राइट। 85,000 ट्रीज उन्होंने जोड़े थे, ये लोगों को बोला था जब वो साइकिलिंग कर रहे थे, तो उसके साथ साथ वो पेड़ डोनेट करने के लिए बोलते थे, और फिर आकर के लास्ट में सदगुरु के लिए सारे बर्थडे पे वो पेड़ 85,000 ट्रीज उन्होंने डोनेट किए थे। लगता है एक लावण्य का भी है ना, उन्होंने तो यहाँ लावण्य का, जो कि बेंगलोर से यहाँ तक आश्रम तक रनिंग की थी। राइट राइट। और एक और अन्ना है जिनका नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, बट वो भी साइकिलिंग किए थे। तो हम लोग 10-12 लोग हैं, 8-10 लोग, जो कि सेफ सोइल वॉरियर्स हैं, और अभी तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं सेफ सोइल वॉरियर्स। जब हम लोग स्टेज पे खड़े थे तो हम लोग को 7 बजे का टाइम दिया था सदगुरु से मिलने का, और टाइम बढ़ता गया, हम सभी लोग स्टेज पे ही थे। जा करके 2:10 पे हमको सदगुरु से मिलने का मौका मिला। 2 AM। हाँ, सुबह। सुबह। तो जैसे ही सदगुरु हम लोग की ओर आए, फिर उन्होंने हमारे बारे में बोला कि ये सेफ सोइल वॉरियर्स, जो कि जिनके मन में नेबर, मतलब ऐसा कुछ था कि नेबर की लड़कियों को झांकने के, मतलब होता है ना एक, कि नेबर की लड़कियों को देखने की वजह उनके मन में मिट्टी बसती है, सॉइल बसती है, और उन्होंने अपनी लाइफ सॉइल के लिए दे दी है। तो इस तरह का कुछ सदगुरु ने हम लोग के बारे में बोला। देन पास आए, नतालिया का को उठाया, सभी के नाम पूछे। तो उसके पहले जब सदगुरु पास आ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि सदगुरु को अपना पूरा नाम बताऊंगा, मोहित निरंजन बुंदेलखंड या फिर ललितपुर। तो जैसे ही सदगुरु ने मेरी आंख में देखा, तो वो बड़ा अलग एक्सपीरियंस है। तो मैं सब कुछ भूल गया था, मतलब दिमाग में सारा ब्लैंक हो गया, कुछ नहीं, एकदम शून्य का जो साउंड होता है ना, जब मेडिटेशन करते हैं तो एकदम शांत का जो साउंड होता है वो चल रहा था, बस सदगुरु की आवाज़ सुनाई दे रही थी और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने नाम पूछा तो मेरे मुंह से सिर्फ मोहित ही निकला, और मैं ऐसे ऐसे देख रहा था, इस तरह से हंस रहा था, देख रहा हूँ उनको, बट पूरा नाम नहीं निकला उस वक्त। और इसके पहले सेम चीज़ थाईपुसम पे हुई थी, चूँकि 15 फरवरी को था ना, पूर्णिमा के दिन। तो उस दिन सदगुरु जब भिक्षा हॉल से निकल रहे थे तो मैं हमारी दोस्त के साथ हम लोग वहीं खड़े हुए थे। तो हमारी जो दोस्त हैं कीर्ति, वो भी साथ में थी, हम थे। तो हम लोग वहाँ खड़े थे, जो पुरानी भिक्षा हॉल है वहाँ पे। तो सदगुरु आए, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि गार्ड्स रोक देते हैं जब भी सदगुरु आते हैं, तो किसी को एक कदम भी आगे नहीं जाने देते हैं वो। तो हम लोग किस्मत से ऐसी जगह पे थे जहाँ पे कोई नहीं था। तो सदगुरु आए तो मैं ऐसे ही उनको देख रहा था, खड़ा हुआ था। तो उन्होंने पहले उनकी आंख में देखा कीर्ति की, फिर उसके बाद उन्होंने मेरी आंख में देखा और नमस्कारम किया। जब उन्होंने मेरी आंख में देख के नमस्कारम किया तो सारा कुछ ब्लैंक हो गया था, सेम सिचुएशन, एकदम शून्य चल रहा था। अब कीर्ति मुझे ऐसे कर रही है, क्या हुआ? तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं बोलूं क्या, क्योंकि उस वक्त शांत रहने का मन कर रहा था। जब वो देखे तो एकदम शांत रहो, बैठ जाओ बस, क्योंकि आंख बंद कर रहा था तो सिर्फ सदगुरु दिख रहे थे, आंख खोल रहा तो सदगुरु सामने। तो इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस था। उसके बाद तो फिर पूरा जो मन के अंदर रहता है ना कि अब सदगुरु साथ में है, आंख बंद करो तो सामने है, तो उनसे मिलने का एकदम पूरा वो खत्म हो गई थी इच्छा। तो उसके बाद महाशिवरात्रि पर मौका मिला मिलने का। लेकिन सदगुरु से मिल करके मैं, मतलब एक बार ज़रूर उनको राइड, अभी तो मन में ये है कि पहले राइड ख़त्म करेंगे, जो प्लान है आगे के उनको पूरा करेंगे, फिर उसके बाद जब राइड ख़त्म करेंगे आश्रम में, तब मिल करके सदगुरु से बात करनी है। एटलीस्ट 1-2 मिनट मिल जाए, वही मेरे लिए काफ़ी है। तो अभी ट्राई किया था बट हुआ नहीं। स्टेज पे मन नहीं है अभी मिलने का, क्योंकि आँख बंद करते हैं तो सामने ही होते हैं वो। कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस है, लाइक उसको आप शब्द में बयां नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद सोचा कि जल्दी 28 फरवरी को राइड स्टार्ट करेंगे।
तो फिर एक भैया हैं, उन्होंने बोला कि बीएसपी आ रहा है मोहित, तो तुम बीएसपी कर लो, इसमें कुछ क्रियाज नहीं होती है, सिर्फ तुमको एक्सपीरियंस कराएंगे वो। मैंने कहा ठीक है, और बोले कि तुम्हारी जर्नी में भी बहुत मदद करेगा, तो हमने कहा ये अच्छी बात है, फिर कर लेते हैं। तो मतलब फिर बीएसपी का, तो उन्होंने बोला कि आप बीएसपी में रजिस्ट्रेशन कर दो, तो बीएसपी का रजिस्ट्रेशन किया। बीएसपी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारा जो राइट स्टार्ट करने का टाइम था वो बढ़ गया, तो 9 से 12 बीएसपी था, तो हमने सोचा 15 को हम स्टार्ट कर देंगे। फिर बीएसपी का होमवर्क कर रहे थे, तो उसके पहले हमारा ब्रांड इनसाइट की वॉलंटियरिंग में हमारा पावर बैंक चोरी हो गया था, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। तो अभी आश्रम में चीज़ें होती हैं, आप जो करना चाहते हो ना वो नहीं होगा, आपको खुद को ओपन रखना होगा, जो हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि आप खुद कुछ करना चाहोगे अपने हिसाब से चीज़ें, तो आश्रम के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती हैं। सही। आश्रम एक अलग दुनिया है, वहाँ पे जो होगा वो एकदम सही चीज़ होगी और वो आपके हित में होगी। तो मैं बड़ा रेजिस्टेंस कर रहा था, नहीं ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। फिर उसके महाशिवरात्रि का सब कुछ छोड़ दिया था, तो सब कुछ अपने आप हो रहा था, बीएसपी भी आ गया अपने आप, और जो कि पता नहीं कैसे रजिस्ट्रेशन भी हो गया। रजिस्ट्रेशन के लिए हमने प्रभु अन्ना को बोला था, अन्ना मुझे बीएसपी करना है, तो फिर उन्होंने एक्चुअली शायद गाइड किया था मुझे कि तुम बीएसपी कर लो। तो उसके बाद उन्होंने मेरा बीएसपी में करवा दिया। तो फिर बीएसपी में बोला होमवर्क लिखो। अब होमवर्क क्या लिखना है, पास्ट के जितने भी हाई एंड लो इवेंट्स हैं, सदगुरु को देखने के बाद जब उन्होंने आंख में देखा, लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूँ, सारा कुछ भी याद नहीं था। याद है पर वो चीज़ परेशान नहीं कर रही थी, मैं एकदम शांत था मन, और शून्य बोलते हैं ना कि एकदम शांत है, चल रहे हो, कुछ पता नहीं, तो कुछ इस तरह का था मन में। लेकिन आपको होमवर्क तो लिखना था, 5 घंटे तो स्पेंड करने थे। तो दिमाग में ये जो पावर बैंक चला गया था वो भी था कि अरे ये चला गया है। फिर उसके बाद हम मंडपम में बैठे हुए थे, पीछे भी जो अलयम के मंडपम है वहाँ बैठे हुए थे, तो वहाँ बीएसपी का होमवर्क लिख रहे थे। तो टेडी करके एक बंदा, जो व्यक्ति हैं, वॉलंटियर हैं, वो लंदन में रहते हैं, तो वो मुझे घूरते घूरते मेरे पास आए। तो बैठे, मैं चॉकलेट खा रहा था, आई ऑफर्ड हिम नमस्कार मन्ना, हम लोग बैठे बातचीत किए। फिर उसके बाद हमारी मुलाकात हुई थी डॉक्टर राहुल से, जो कि एम्स गुवाहाटी में है। अच्छा। वो डॉक्टर हैं, उन्होंने पीजी भी कर लिया, तो अभी वो छोटे भाई की तरह मुझे ट्रीट करते हैं, मतलब ही 100% रिजेंबल्स टू माई ब्रदर रोहित, तो बिल्कुल उन्हीं की तरह। तो उनसे हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, उनसे भी हम मंडपम के नीचे ही मिले थे, वो होमवर्क लिख रहे थे, हम भी होमवर्क लिखने गए थे। तो ये दूसरे दिन था, नेक्स्ट डे उनसे मिलने के बाद। तो थोड़ी देर में वो भी आने वाले थे मंडपम के नीचे होमवर्क लिखने के लिए, अपना वॉलंटियरिंग सब कुछ ख़त्म करके। तो उस वक्त टेडी आए, तो टेडी से मुलाकात हुई। हमको कुछ लगा कि टेडी जब दूर से हमको देखते हुए आ रहे थे, तो कुछ तो है, दिमाग में उनके कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं से किसी ने तो उनको भेजा है यहाँ पे। तो मैं बड़ा होमवर्क पे ध्यान दे रहा था, एक एक्स्ट्रा कॉपी भी थी हमारे पास। तो टेडी आए, फिर हम लोग बातचीत किए, फिर राहुल अन्ना आए, राहुल भैया भी आए। तो फिर टेडी ने अपना शेयर किया एक्सपीरियंस, भैया ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। भैया बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हैं, कन्नड़ म्यूजिक होता है ना, कर्नाटक म्यूजिक, ट्रेडिशनल म्यूजिक। तो उन्होंने हमको कुछ म्यूजिक सुनाया, और चिदानंद रूपा के जो चिदानंद रूपा जो सॉन्ग है उसका एक्सप्लेनेशन किया। फिर उसके बाद टेडी ने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया, तो टेडी ने बताया कि टेडी ध्यानलिंगा में बैठे थे। अब जब वो ध्यानलिंगा में मेडिटेशन कर रहे थे, तो उस वक्त 9 बजे हुए थे, हम लोग यहाँ 9:30 बज गए थे। हाँ। तो जब हम लोग इकट्ठे हुए तो 9:30 वक्त हो रहा था, और वो जब वो ध्यानलिंगा में थे 9 बज रहे थे उस वक्त। तो उनको एक थॉट आया दिमाग में कि एक बच्चा या एक व्यक्ति बैठा हुआ है आदियोगी अलयम में, वो लिख रहा है कुछ, तुम जाओ उसके साथ वेलिंगरी माउंटेन। हाँ ठीक है। हाँ ओके। तो टेडी ध्यानलिंगा से उठ के अलयम के अंदर आए, ये मुझे बता रहे थे वो। तो उसके बाद अलयम में उन्होंने मुझे ढूंढा, मैं नहीं मिला अलयम में उनको। फिर वो लिंगा के सामने, सदगुरु की फोटो के सामने बैठे, 15-10 मिनट्स बैठे। तो उनको एक और थॉट आया कि वो पीछे मंडपम में लड़का बैठा है, उसके साथ तुम वहां जाओ, वेलिंगरी माउंटेन। फिर वो पीछे आए, तो उन्होंने देख लिया था हाँ कोई बैठा है लिख रहा है, तभी वो धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे, घूर रहे थे मुझे, घूरते घूरते।
तब मुझे समझ आया, ओ ये घूरते घूरते मुझे इसलिए आ रहे थे। फिर वो आए, उन्होंने बताया, तो उन्होंने हमको अपनी स्टोरी बताई, क्योंकि जब पावर बैंक हमारा चोरी हुआ था, वो व्यक्ति जो भी लेके गए थे वो चार्जर के साथ ले गए थे, तो हमारा फोन डेड था ऑलरेडी। पूरा सामान के साथ ले गए, प्रॉपर थीवा। तो फिर उसके बाद हम लोग बातचीत किए। पता नहीं क्यों उनके पास उस वक्त ऑन द स्पॉट पावर बैंक था, तो उन्होंने मुझे पावर बैंक दिया, टेडी ने। फिर शायद क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था, चार्जर नहीं था, तो इसीलिए आए हूँ पावर बैंक देने के लिए। तो मुझे लाइक मिरेकल्स हो रहे थे, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया मिरेकल हो रहा था। दिमाग में कुछ थॉट आता था, यार ये परेशान हूँ तो बिग शाउल खाना खाने जा रहा हूँ, तो शाम को जो वीडियो चलती है उसके थ्रू आंसर्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से हो रहे हैं। तो इस तरह से सारी जर्नी के जो सवाल थे सारे वहीं ख़त्म हो गए आश्रम में, हर चीज़ के आंसर वहीं मिल गए थे। फिर बीएसपी हुआ, बीएसपी किया। बीएसपी के बाद भैया ने हमको बोला कि 21 तारीख को 1 साल हो जाएगा सेफ सॉइल के लिए, तो क्यों ना तुम उसी दिन स्टार्ट कर दो। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम 21 को ही करेंगे। लेकिन जो टेडी थे वो लंदन निकल गए थे, और उस दिन ये पता चला था कि ही इज़ अ प्रोफेशनल फंड रेजर, वाओ, टेडी। अच्छा। जो कि हम लोग सोच रहे थे, भैया लोगों ने भी बोला था हाउ यू आर डूइंग योर फंड्स एंड ऑल, इतनी बड़ी जर्नी है। तो देन टेडी सेड आई विल डू इट फॉर यू, आई स्टार्ट गो फंड एंड ऑल। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए गो फंड स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैसे करते हैं ये फंड सो रेजिंग। ही डिड इट, हाउ उन्होंने किया हाँ, आपके लिए? तो उन्होंने उसका हमारे लिंक हम लिए, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो टेडी ने हमारे लिए लाइक एक फंड रेजिंग स्टार्ट किया 5000 पाउंड का, जो कि काफ़ी सही अमाउंट है। और उन्होंने मतलब वो व्यक्ति अभी भी मेरे लिए इतना कंसर्न है कि वो हर 2 दिन में मैसेज करता है कि बड़ी कहाँ हो आप, हाँ, राइट। कैसे कर रहे हो, सब ठीक है। क्योंकि उनको हम सारी जर्नी के बारे में बताए थे, और वो भी सेफ सोइल के बारे में कुछ करना चाहते थे, कुछ लंदन लौट करके कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। तो मुझे पावर बैंक की ज़रूरत थी, और भी इनकी ज़रूरत थी, और टेडी को वो आइडियाज़ की ज़रूरत थी। तो शायद मे बी ये इस तरह से हम कहते हैं कि कोइंसिडेंस के थ्रू हम लोग मिल गए, या फिर कुछ एक सुपरनैचुरल पावर, या फिर देवी ने हम लोग को मिला दिया। बट जो भी था, उनका ज़रूरत हमारे थ्रू पूरा हो गया कि हमने उनको बताया, क्योंकि उनको जानना था एक्चुअल में सेफ सोइल के लिए वो क्या कर सकते हैं। तो हम लोग बातचीत किए, डिस्कस किए। तो उसके बाद फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं कुछ नहीं करना है, मुझे सीधा लंदन जाके सेफ सोइल का स्टार्ट करना है। तो अभी वो सोचे हैं डॉक्यूमेंट्री ये सब कुछ बनाएंगे, और वो वॉलंटियर्स को इकट्ठा करते हैं और जाके उनसे बात करते हैं, सभी लोग मिल करके लंदन में प्रोग्राम कर रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें वो कर रहे हैं सेफ सोइल के लिए, और काफ़ी कंसर्न है हमारी राइट के लिए। बीएसपी हुआ हमारा। बीएसपी के बाद 21 को हमने वेलिंगरी क्लाइम किया आपने, उसके बारे में नहीं बताया। या उनके तो साथ ही किया या? नहीं, तो हुआ क्या कि वो हमको, हमारे 2 दिन थे। जब हम उनसे मिले थे तो वो हमको बोल रहे थे कि यार हमें ऐसा ऐसा थॉट आया है, तो हम वेलिंगरी जाना चाहते हैं तुम्हारे साथ। तो हमने कहा अन्ना, वेलिंगरी तो मुझे जाना है और मेरी इच्छा बहुत है, लेकिन मेरा बीएसपी है और होमवर्क मुझे लिखना है। और मुझे याद आता जा रहा था धीरे धीरे कैसे कैसे इंसिडेंट से मैं गुजरा हूँ। तो मैंने बुरे इंसिडेंट्स तो थोड़े बहुत लिखे, जो मेरे हाई इंसिडेंट्स थे मेडिटेशन करने के बाद, कि मैं कौन कौन सी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, क्या हुआ है। कुछ कोलकाता में था तो वहाँ कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, उनको भी लिखा। बहुत कुछ लिखने को था। तो हमने उनको बोला कि अभी तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि कल का दिन है और परसों हमको अपने सारा चेक इन करना है और फ़ोन वगैरह सबमिट करना है, तो हम नहीं जा सकते आपके साथ, क्योंकि अगर आज गए तो नेक्स्ट डे हमारी हालत नहीं रहेगी बीएसपी करने की। क्योंकि वेलिंगरी तो टाइम लेती है, और उसके बाद बॉडी को भी रिकवर करना है थकने के बाद। हाँ, सही है। तो उनको हम बोले अन्ना बीएसपी के बाद चलते हैं, तो बोले कि मुझे 12 को निकलना है लंदन। तो मैंने कहा फिर नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है, आप आज रात वेट करो, देखते हैं क्या होता है। तो फिर उन्होंने, फिर वो लिंगा के वहाँ गए और मेडिटेशन के लिए बैठे कि व्हाट्स दी रीजन, अब मैं क्या करूं, बंदा नहीं जा रहा है मेरे साथ वेलिंगरी, क्या करूं। तो उनको एक थॉट आया, फिर जो जैसा भी हो। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बोला कि मोहित, अब मैं वेलिंगरी नहीं जा रहा हूँ, अब मैं सेफ सोइल के लिए काम स्टार्ट करूँ। मुझे कल हम लिंगा में बैठे थे, उन्होंने बताया कि मुझे ये चीज़ आई कि अब तुम लंदन जाके सेफ सोइल पे ध्यान दो।
तो इस तरह से जब मेरे से बात करने के बाद उन्होंने सेफ सोइल का डिसाइड कर लिया था वेलिंगरी छोड़ करके, लेकिन तब भी उनको वेलिंगरी जाना था उनके मन में था। फिर उन्होंने एक दूसरा पार्टनर ढूंढा, उनके साथ वो वेलिंगरी गए थे। फिर उनको नेपाल भी जाना था, उनको कई सारी जगह जाना था, फिर उन्होंने नेपाल कैंसिल करके वेलिंगरी चूज़ किया। इस तरह से हुआ। फिर हमने बीएसपी किया। बीएसपी में पूरी बॉडी हमारी एकदम टूट गई थी, बहुत बहुत ही। जब बीएसपी के अंदर गए थे तो कुछ अलग ही व्यक्ति थे, वहाँ से बाहर निकलने के बाद कुछ अलग ही व्यक्ति थे, और बॉडी भी टूटी हुई थी, सब कुछ हुआ था, और एकदम दिमाग में अलग ही था, क्योंकि शरीर और मन तो था ही नहीं। फिर उसके बाद कुछ और ही थे। तो सोचा कि वेलिंगरी चलते हैं, अब शिवा से मिलने का मन कर रहा है, क्योंकि बीएसपी से निकलने के बाद शांत बैठने का मन कर रहा था, किसी से बात नहीं करनी थी, कुछ नहीं करना था। तो जो डॉक्टर भैया थे उनको, वो वेलिंगरी गए नहीं कभी, राहुल भैया, तो राहुल भैया बोले मुझे चलो वेलिंगरी चलते हैं। मैंने कहा ठीक है भैया, मुझे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना है अकेले, तो सबसे बेस्ट जगह तो वही हो सकती है। तो टूटे शरीर में हम लोग वेलिंगरी चढ़ गए, क्योंकि मन वहाँ था, शरीर हमारे पास था, तो पहुँच गए थे कैसे भी करके। तो हम लोग स्लीपिंग बैग लेके गए थे, रात वहीं रुके। फिर सदगुरु श्री ब्रह्मा रात रुके, और किस्मत से ऐसी जगह पे हमको जगह मिली। वेलिंगरी से जब आप नीचे आते हैं तो साइड में एक स्पॉट है, हाँ तो वहाँ पे हम लोग रात बिताए। हाँ ठीक है। जब सुबह 6 बजे उठे, नींद बहुत अच्छी थी, हाँ ओस गिरी, कुछ नहीं हुआ। मेरे पास कश्मीरी शॉल था, उनके पास चादर थी, राइट तो हम लोग बहुत अच्छे सोए। जब सुबह उठे तो एकदम सूरज सामने था, राइट। बहुत अच्छा सनराइज देखा हमको। उसके बाद 7:30-8 बजे हम लोग ने शिव दर्शन किए। फिर उसके बाद हम लोग सदगुरु श्री ब्रह्मा स्पॉट पर गए, तो वहाँ पे कुछ और हमारे वॉलंटियर्स मिल गए, बीएसपी के हमारे दोस्त क्योंकि बीएसपी के दोस्तों से कनेक्शन ऐसा हो जाता है। उनसे मिले, फिर उनसे बातचीत हुई, बातचीत करते रहे। गाजियाबाद के भैया थे हमारे, यूपी से, तो उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई। तो बहुत खुश थे वो जान के, अरे हमारा कम से कम है कोई व्यक्ति हमारे यहाँ से जो कर रहा है। बड़े बड़े खुश थे। फिर वो उनसे बातचीत हुई। 10:30 कैसे बज गए, 11 कैसे बज गए, 8 बजे से पता ही नहीं चला। फिर हम लोग ने कहा भाई धूप बहुत तेज हो रही है, हाँ बहुत दोस्त होती है। और वहाँ तो पहाड़ है, और जो मिट्टी वहाँ शायद सफ़ेद या काली मिट्टी है। जब आप चलते हैं तो जो सफ़ेद मिट्टी पे तो आप चल लेंगे, बट जो काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी, वो गर्म हो जाती है। कहीं कहीं काली मिट्टी, 7th हिल पे पूरी काली मिट्टी है, काली रेत बोल सकते हैं आप। तो हम लोग जल्दी फिर निकले। फिर हम लोग 2 बजे तक नीचे उतर गए थे। उतरने के बाद शरीर की हालत तो ठीक थी, अगले दिन पता चला ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। बहुत बुरी स्थिति थी। फिर भी हमने वॉलंटियरिंग ले ली 3 दिन की, ठीक नहीं थी। फिर छुट्टी ले ली, बोला कि नहीं कर पाएंगे, बहुत शरीर दुख रहा है। तो फिर 3 दिन का उन्होंने बोला कि ठीक है आप रेस्ट करो। तो क्योंकि चल नहीं पा रहे थे, काफ थाइस सब पे ही ना, राइट। कितना घंटे लगे आपको ऊपर जाने में और नीचे जाने में? ऊपर जाने में तो 5 घंटे लगे थे। आराम आराम से गए थे हम लोग। रात के 10:30 पहुंचे थे ऊपर, शाम को 5 बजे स्टार्ट किया था चलना, और वहाँ से तो 4 घंटे में नीचे उतर गए थे। फिर 21st आई। 21st के पहले मैं देवी के पास बैठने जाता था, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करूँ। आक्षा दीदी हैं, प्रज्ञान शना से बात हुई। आक्षा दीदी पूरा बताए कि मोहित तुम टेंशन मत लो, तुम बस आगे आगे बढ़ते जाओ, पीछे से हम लोग सब संभाल लेंगे। तो आक्षा दीदी ने बहुत गाइड किया, कि छोटे भाई की तरह उन्होंने गाइड किया कि तू टेंशन मत ले, हम लोग हैं, सब देख लेंगे पीछे से। तो फिर सारी टेंशन वहीं ख़त्म हो गई थी जब उन्होंने कहा कि तू टेंशन मत ले, क्योंकि पता नहीं द वे शी सेड यू नो। तो उन्होंने फिर हमको बोला कि तुम जाओ वीडियो बनाओ, और उसके बाद स्टेटस पे डालो कि तुम निकल रहे हो, सभी को इनवाइट करो सी ऑफ के लिए, हम सभी लोग सी ऑफ के लिए आएंगे। तो फिर सी ऑफ हुआ, शिवा थे अकेले वहाँ, और सभी लोग बिजी थे। और हम समझते हैं कि 12 बजे का वक्त हमने दिया था, तो वॉलंटियरिंग सभी की रहती है आश्रम में, कोई फ्री नहीं रहता उस वक्त। तो आदि योगी से हम अलविदा किए खुद को, ये वहाँ थे तो कुछ टेंशन की बात नहीं थी। उसके बाद सफ़र स्टार्ट हुआ। पहला हमारा स्टॉप कोयम्बतूर ही था। तो वहाँ पे हम एक आंटी के यहाँ पे रुके थे, नॉन मेडिटेटर, मालती आंटी हैं, जो कि 80-80 ईयर्स की हैं, और उनके हस्बैंड 83 ईयर्स के हैं। उनकी 2 ट्विन बेटियाँ थीं 57 की, तो उनमें से एक की डेथ हो गई थी 3 महीने पहले। तो उनसे मुलाकात हमारी कैसे हुई थी, वो आश्रम में काल भैरव कर्मा के लिए आई थी अपनी बेटी के।
तो वहाँ पे हमने उनको वॉलंटियरिंग किया था कि उनकी मदद की, पूरा उनको देवी टेम्पल लेके गए, पूरा जो प्रोसेस थी पूरी प्रोसेस करवाई, क्योंकि आंटी भी नहीं चल पाती हैं और अंकल भी ढंग से नहीं चल पाते हैं, तो व्हील चेयर से उनको पूरा करवाया। फिर उसके बाद आंटी बहुत खुश थी, बहुत ही ज़्यादा, तो उन्होंने हमको लंच पे इनवाइट किया। बट हमारा बीएसपी था, वेलिंगरी गए, थक गए थे, और उन्होंने भी कॉल नहीं किया था। फिर जैसे ही हमने राइड स्टार्ट करने के लिए, जब डेट पास आई तब उन्होंने कॉल किया, तो मैंने कहा ठीक है 21 को हम आपके पास आते हैं लंच करने, वो सही वक्त होगा। हाँ। तो पता नहीं इस बीच शायद वो कॉल भी कर सकती थी, बट कॉल नहीं किया, क्यों? उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो शायद यही 21 तारीख मिलना लिखा हो। फिर जब हम उनके घर गए तब उनकी स्थिति पता चली हमको, क्योंकि सेफ सॉइल के साथ मैंने कॉन्शियस प्लैनेट भी लिया है, और कॉन्शियस प्लैनेट का मतलब बी अवेयर है ना। सदगुरु यही कहते हैं कि एटलीस्ट जितने भी सभी लोग हैं वो अपने अंदर 15 मिनट्स स्पेंड करें अपने खुद के साथ, जिससे कि हम अवेयर रह सकें हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो शायद में भी ये सिचुएशन मेरे सामने आई, तो मुझे तब पता नहीं था कि मैं क्या रीज़न से उनके पास जा रहा हूँ। गया, लंच किया, फिर उनको देखा कि यार वो चल नहीं पाते हैं, चेयर पे बैठ के वो आंटी खाना बना रही हैं, और दीदी शी इज़ ब्लाइंड, डेफ, बोल नहीं पाती हैं। तो मतलब स्पीचलेस हैं कि मुझे रोना आ रहा था उस वक्त कि उनका कोई बेटा नहीं है, सारे परिवार वाले बाहर रहते हैं फॉरेन में, बस वही 3 रहते हैं। तो आंटी ने हमको बताया कि हैदराबाद से कोयम्बतूर वो इसलिए शिफ्ट हुए थे जिससे कि वो ओल्ड एज होम तलाश के वहाँ पे जाके रह सकें, जिससे कि अगर उनकी डेथ होती है या फिर अंकल को कुछ होता है तो उनकी बेटी का ध्यान रखा जाए। तो जब ये चीज़ हमने सुनी तब हमारे दिमाग में करंट दौड़ा कि शायद भगवान ने मुझे किसी कारण से, ये कहते हैं ना कि जब आप एक मकसद लेके निकलते हो तो यूनिवर्स कंस्पायर करती है उसको पूरा करने के लिए। तो जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों को ज़रूरत है मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, हो ही रहा है ऐसा। तो आश्रम से निकलने के बाद पहले व्यक्ति ये थे, तो उनको, उनकी ज़रूरत यही थी कि अभी भी उनकी ज़रूरत यही है कि उनको एक वृद्ध आश्रम मिल जाए जहाँ पे उनकी, उनकी हस्बैंड की, उनकी बेटी की देख रेख हो सके। अगर वो हमको बोली थी कि मैं तो मुझे 2 महीने में ऊपर जाने की सोच रही थी, बट इनकी डेथ हो गई उनकी बेटी की, तो अब उनको कौन देखेगा जो उनकी एक और बेटी बची है। तो जब वो सुना तो मेरा दिल एकदम, मतलब कहते हैं ना, मन एकदम सिकुड़ गया था कि दुनिया में ये सब चीज़ भी है, कि वो एकदम होपलेस हैं, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है कि कोई उनकी मदद करेगा, पर वो मुझे बेटे की तरह ट्रीट कर रही थी। मैं समझ गया था कि उनको मदद की बहुत ज़रूरत है, तो कोशिश कर रहा था कि कैसे मदद कर सकता, कैसे कर सकता हूँ, क्या हो सकता है। तो बहुत सोचा, फिर उन्होंने मुझे कुन्नूर में जो अंकल रहते हैं, क्योंकि मेरा एक स्टॉप था, उन्होंने उनके बारे में बताया। वो काफ़ी लाइक अच्छे बैकग्राउंड से हैं। अंकल के पिताजी आईएएस ऑफिसर थे, तो बड़ी सेक्रेटरी पोस्ट पे थे वो। मतलब अंकल इतनी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट उनके पास अभी देखो कोई भी नहीं है। अभी रिसेंटली सिर्फ उनकी एक बेटी है जो कि ना ही देख पाती है ना ही बोल पाती है, बस थोड़ा सुन पाती हैं। अंकल भी नहीं सुन पाते हैं ढंग से। फिर लंच किया, उन्होंने हमको बोला कि मोहित रात रुक जाओ, तो हमने कहा ठीक है, वहाँ रात रुक जाते हैं। तो रात रुके, फिर नेक्स्ट डे हम निकले वहाँ से। नेक्स्ट डे रुके, नेक्स्ट डे निकले तो एक अंकल जो कुन्नूर में रहते थे वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे 1 साल पहले कोयम्बतूर में। तो आंटी ने बोला तुम इनके यहाँ जाओ तो ये तुम्हारा कुन्नूर का स्टे करवा देंगे। क्योंकि कुन्नूर में किसी वॉलंटियर को जानता नहीं था मैं, और पहला, वही आंटी, मालती आंटी ने, हाँ मालती आंटी ने इनका नंबर दिया। तो इन अंकल के घर गए, इनका नाम गुल अंकल, इनका नाम है गुल। तो कुन्नूर में रहते हैं, ही वॉज अ बिजनेसमैन, वो वहाँ बिजनेसमैन थे, टीका था उनका। तो वो सारा कुछ छोड़ करके, उनको कुछ नहीं प्रॉब्लम हो गई थी, तो यहाँ उनके पास गए, लंच किया। और आंटी अपने बच्चों को मिस कर रही थी। आंटी के बच्चे बाहर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उस दिन मिस कर रही थी। उस दिन था न्यू ईयर। हाँ, उस दिन मतलब 1 जनवरी अलग न्यू ईयर होता है, ये उनका न्यू ईयर, बट साल के बीच में हिंदूज का न्यू ईयर, उनका न्यू ईयर, हाँ ठीक है, सभी का न्यू ईयर था वो। तो कैलेंडर के हिसाब से हम लोग का न्यू ईयर था। फिर उसके बाद वो बोले हमको कि बेटा आज हम अपने बच्चों को बहुत मिस कर रहे थे और आप आ गए। तो मैंने कहा मतलब कहीं ना कहीं से ऐसी हो रही है चीज़ें। तो फिर उन्होंने मदद की, उन्होंने बोला कि ठीक है आप कुन्नूर जाओ, हम आपका कुन्नूर में स्टे करवा देते हैं।
फिर वहाँ से हम मेटुपालैम में स्टे किए। एक कल्याण अन्ना, उन्होंने हमको पूरा तमिलनाडु में गाइड करने का बोला कि आप मुझे टेंशन मत लो। वो हमारे शिवांगा साधना के कोऑर्डिनेटर हैं आश्रम में, कल्याण अन्ना। कल्याण। तो उन्होंने फिर हमारा पूरा तमिलनाडु का करवाया। तो कुन्नूर हम एक दिन में नहीं पहुंच पाते, तो उन्होंने कहा कुन्नूर का रास्ता थोड़ा हेयर पिन बेंड्स हैं 14, तो आप मेटुपालैम में रुक जाओ एक दिन। तो मेटुपालैम में रुके। वहाँ पर उन्नी कृष्ण अन्ना और ऋषि अन्ना, जो कि एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हैं। अच्छा। ऋषि अन्ना, जिनके घर पे हम रुके। तो ऋषि अन्ना से, जो कि एफपीओ के डायरेक्टर हैं, तो एफपीओ के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि आश्रम पहुंचने से पहले हमें एफपीओ के बारे में नहीं मालूम था। हम कुछ ऑर्गेनिक करना चाहते थे, क्या बट है फुल फॉर्म जो लोग तो ये फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 10 लोग चाहिए होते हैं पूरे, Minimum. एक मिनिमम फार्मर्स। उसके बाद सेम प्रोडक्शन करते हैं, फार्मिंग करते हैं, और ये एक मार्केट प्रोवाइड करते हैं एक अच्छे रेट में बेचने के लिए। तो इसके बारे में मैं और रिसर्च कर रहा हूँ, अभी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है एफपीओ के बारे में, बट इतना ही पता है। तो एक मकसद है, अब आश्रम से निकलने के बाद एक मकसद मिल गया था कि एफपीओ सेटअप करना है अपने विलेज जाकर गाँव के। में। हाँ, आसपास के जितने भी, मिनिमम हमने 20 गांव ले रखे हैं, क्योंकि 80 गांव ऐसे हैं जहाँ पे हमारे पिताजी, हमारे परिवार को जानते हैं लोग, तो रिश्तेदारी है हमारी। तो कहते हैं ना कि कदम एक ही लिया जाता है, एक बार में एक सीढ़ी चढ़ी जाती है दूसरी। तो 80 गांव है, तो शुरुआती तो अपने गांव से करेंगे, तो एफपीओ सेटअप करना है, इसलिए हमने अपने पूरे रूट में बीच में हमारा गांव भी रखा है, जिससे हम जाएं उस बीच में हम उनको समझाएंगे कि एफपीओ क्या होता है, और आश्रम से भी थोड़ी हेल्प लेंगे कि अगर कोई वॉलंटियर्स आके उनको एक्सप्लेन कर सकता है उस वक्त, जिससे कि थोड़ा वो और लोगों को बता सकें एफपीओ के बारे में, क्योंकि हम उतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे जितने अच्छे से वो एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि वो वर्क इसी फील्ड में कर रहे हैं काम। फिर उसके बाद ऋषि अन्ना डायरेक्टर थे, उनके यहाँ पे रुके। फिर नेक्स्ट डे हमको उन्नी कृष्ण अन्ना ने घर पे इनवाइट किया लंच ब्रेकफास्ट के लिए, तो वहाँ गए। तो उन्नी कृष्ण अन्ना से हमको पता चला कि टुट्टीकोरन में, तिरुचिरापल्ली में हमारे ईशा का शायद वो है वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम। तो अब पता नहीं कहाँ से ये बात आ गई थी, हमने उनको मालती आंटी के बारे में बताया, उन्होंने पूछा आप कोयम्बतूर में कहाँ थे। तो सारी चीज़ें अपने आप ही कनेक्ट होती जा रही थी, तार अपने आप ही जुड़ रहे थे, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद उनको हमने बताया, उनको मालती आंटी के बारे में बताया, उनको बोला कि अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ मदद करें, क्योंकि हम राइड के बीच में हैं, हम तिरुचिरापल्ली नहीं जाके देख सकते। अगर आप से आपके थ्रू हो सकती मदद, तो वो मदद कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं कि आसपास अगर उनके कहीं कोयम्बतूर में एक वृद्ध आश्रम मिल जाए जो कि उनकी अच्छे से देख रेख कर पाए। वृद्ध आश्रम ही नहीं, बट हमको वो जगह चाहिए जहाँ पे उनके स्वर्गवासी होने के बाद उनकी बेटी का ध्यान रखा जाए। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने उनको बोला, तो वो कर रहे हैं, चल रहा है, अभी ढूंढ रहे हैं वो जितना उनसे हो सकता है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमको हमारे कोई कॉन्टैक्ट्स मिल जाएं जो कोयम्बतूर में बता सके, और अगर आप में से कोई कोयम्बतूर से देख रहा हो, आप जानते हो कि वहाँ आसपास कोई वृद्ध आश्रम हो, तो प्लीज़ कांटेक्ट करें। उनकी अगर आपके थ्रू मदद हो सकती है तो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो इस तरह से चल रहा है। फिर उसके बाद कुन्नूर पहुँचे। सो मेटुपालैम के बाद आई गॉट नंबर ऑफ शशांक खन्ना इन कुन्नूर, जो कि मुझे कोयम्बतूर में नंबर मिला था शशांक खन्ना का। तो फिर मेटुपालैम से हम कुन्नूर गए, जो कि 30 किलोमीटर का रास्ता था। और जैसे कि मे भी आप लोगों को मालूम हो कि कुन्नूर जाने के लिए 14 हेयरपिन बैंड्स होते हैं। और वो तो पहाड़ upwards पे, है? यस, अपवर्ड्स। तो कुन्नूर एकदम ऊपर पहाड़ पे है, टॉप। तो वो 30 किलोमीटर मुझे जाने में 7 घंटे लग गए थे। मैंने 11:30 पे स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं शाम को 6:30 पहुंचा था। तो उस बीच बारिश हुई, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हुई। ट्रक्स थे, बहुत ही रिस्की रोड था। बारिश के बाद आप मतलब लगता है कि अब चला नहीं पाएंगे, क्योंकि दिखता भी नहीं है, विजिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। तो हमारे पास रेन कोट था, जो कि हमें एक साधना पादा में अन्ना है, प्रेम अन्ना, उन्होंने दिया था। तो उस रेन कोट ने हमें बचा लिया, वक्त भी बचा लिया, क्योंकि रेन कोट पहन के हम चलाए। उसके बाद फिर कुन्नूर गए। कुन्नूर में शशांक खन्ना, उनके यहाँ पे हम रुके 2-3 दिन। हम लोग कई सारी जगह भी गए। वहाँ हमने कुन्नूर का जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट होता है वहाँ विजिट किया। उनकी जो एनजीओ जो क्लीन कुन्नू ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ है,
वहाँ जो मैम चलाती हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को जो रन करती हैं, समंथा मैम, उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने कई सारा बताया, वो एक लेक डेवलप कर रही हैं और सेफ सॉइल के लिए भी वो बहुत लाइक सॉइल के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, जैसे कि पहाड़ों पे पेड़ वगैरह लगा रही हैं, नेटिव ट्री, जिससे कि लैंडस्लाइड्स ना हो। तो ऐसी कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई। फिर उसके बाद कुन्नूर से मैं ऊटी गया। ऊटी में हमारे वॉलंटियर्स थे। ऊटी में हमने प्रोग्राम किया। वहाँ पे चेरिंग स्क्वायर, जो मेन स्क्वायर है ऊटी का, वहाँ पे हम लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन किया। डीएसपी ऑफिसर जो हैं वो भी आए थे, उनसे मुलाकात हुई, उनको बताया सीजफेल के बारे में। हम लोग सभी लोग थे। और उस दिन कुछ मिरेकल इंसिडेंट्स भी हुए। हमारे वॉलंटियर्स जो वो बहुत कम वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन वो छुट्टी लेना चाहते थे उस दिन, तो उनका पूरा दिन हमारे साथ गुजरा, पूरा दिन हमारे साथ। तो वो लोग काफ़ी खुश थे। और सारे वॉलंटियर्स जब एक साथ होते हैं ना, तो एक अलग ही फील आती है, फैमिली वाली। तो हम सभी लोग उसके बाद घूमे फिरे, गए थोड़ा, हम चॉकलेट फैक्ट्री हमको लेके गए वो। देन उसके बाद ऊटी के बाद हमको आना था त्रिशूर। तो त्रिशूर हम डायरेक्ट नहीं आ सकते थे, तो ऊटी से हमारे वॉलंटियर्स ने हमको गाइड किया कि आप गुडलूर में रुक जाएं। तो गुडलूर हम रुके एक दिन। फिर गुडलूर में हमारे वॉलंटियर्स थे, तो शिव अन्ना थे। तो उन्होंने हमको मधुमलाई टाइगर रिजर्व दिखाया। वहाँ पे उनके जो दोस्त थे बोमन, जो कि एलिफेंट विस्परर अच्छा, मूवी, हाँ हाँ, हाँ जिनके बेस बनी है, हाँ, तो वो उनके दोस्त थे, बोमन एंड बेली। राइट, तो जब उनके एलिफेंट छोटे थे, तो इनके फार्म से उनके एलिफेंट्स को गन्ना लेके जाते थे ये, और चारा वगैरह ये से जो भी होता है। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया था वुमन के बारे में। फिर गए वुमन से भी मिले, वहाँ पे जाकर के उनसे मिले, मुलाकात हुई। फिर नेक्स्ट डे हम गुडलूर से निकल गए थे सुबह 8 बजे। और वहाँ पे वॉलंटियर अन्ना, मतलब ही वॉज ट्रीटिंग मी लाइक तो उनका अभी घर का उद्घाटन नहीं हुआ था वहाँ पे गुडलूर में, तो उनका नया घर बन रहा था। तो उन्होंने मुझे उस घर में स्टे दिया और बोला कि अभी तक कोई भी नहीं आया है, तो हम चाहते हैं कि आप अपने पहले कदम रखें। तो मैंने कहा देवी पहले जाए। तो फिर उस रात हम वहाँ उनके यहाँ रुके। फिर वहाँ से नेक्स्ट डे त्रिशूर के लिए। त्रिशूर 150 किलोमीटर था। तो इस बीच एक इश्यू हो गया था, क्योंकि कुन्नूर में हमारी साइकिल पंचर हो गई थी कुन्नूर में। तो हमने कुन्नूर में लोकल शॉपकीपर के पास लेके गए। तो उन्होंने, जब वो ठीक कर रहे थे, तो उन्होंने टायर ढंग से नहीं फिक्स किया, तो वो ट्यूब बस्ट हो गया बाहर निकल के। तो फिर हम लोग दूसरी जगह लेके गए। तब जब वहाँ लेकर के गए ना, तो वहाँ पे उन्होंने ब्रेक्स उन्होंने टाइट किया, सब कुछ, साइकिल एकदम फिट कर दी थी। लेकिन वो जो डिस्क ब्रेक था ना, वो प्लेट में रब कर रहा था। तो अगर आप टायर को ऐसे घुमाओगे ना, तो वो अपने आप ही ब्रेक लग रहे थे उसके। तो बहुत टाइट चल रही थी बाईसाइकिल। तो ये उस वक्त हमने नोटिस नहीं किया, बट हमको फील हो रहा था साइकिल बहुत टाइट चल रही है। तो हम सोच रहे थे शायद ये टायर थोड़ा रब कर रहा होगा उसमें। फिर देखा नहीं है, थोड़ा सा गैप है। आई मीन ठीक था उस वक्त, पर समझ नहीं आ रहा था क्या दिक्कत है। फिर वो त्रिशूर के जो 150 किलोमीटर्स थे त्रिशूर जाने के, बहुत डिफिकल्ट थे वो। उस दिन हम 13 घंटे साइकिल चलाए, 13 घंटे। सुबह 8 बजे से 9 बजे रात को पहुंचे थे। तो 13 hours, हाँ, 13 आवर्स। तो वो 13 घंटे किस तरह चलाए। रास्ते में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं रुक जाऊं, कहीं रुक जाऊं, लेकिन आपने उनको बोल दिया है, और उन्होंने नेक्स्ट डे वॉलंटियर मीट भी रख लिया था। तो जब आपने एक बार ही कमिट कर दिया, तो आप पीछे नहीं हट सकते हो। तो और फिर मैं कहीं रुक भी नहीं सकता था रात, किसी को जानता भी नहीं था वहाँ पे। तो चलाता रहा। और केरला का रोड आपको भी मालूम है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और उसमें वो साइकिल बहुत टाइट चल रही थी। तो इस तरह से 13 घंटे कैसे भी करके मैंने 150 किलोमीटर किया। वरना 150 किलोमीटर हम 6 या 7 घंटे में कर लेते। हाँ, उस रोड के हिसाब से, अगर साइकिल ठीक होती तो, और रोड हाईवे होता तो। बट रोड भी वैसा था, और साइकिल भी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो हमको उस वक्त मालूम ही नहीं था। फिर जैसे तैसे हम थ्रिसुर पहुंचे। नेक्स्ट डे हमारे वहाँ पे अन्ना ने वेलकम किया। नेक्स्ट डे हमारे सारे वॉलंटियर्स इकट्ठे हुए। जो मेन थ्रिसुर का जो टेम्पल है, वडक्कनाथन टेम्पल, राइट? हाँ, मुझे लगता है वडक्कनाथन। हाँ, तो आई एम नॉट, मुझे भी एग्जैक्टली हाँ, टेम्पल्स का हम श्योर नहीं है, बट आप थ्रिसुर जब गूगल पे डालेंगे तो वो एक टेम्पल की पिक्चर आती है। तो उस टेम्पल पे हम लोग सभी लोग इकट्ठे हुए, पिक्चर्स हम लोगों ने क्लिक किए। फिर उसके बाद हम लोग उन्होंने हमको, जो हमारे किरण अन्ना थे, जो वॉलंटियर्स के कोऑर्डिनेटर वहाँ पे त्रिशूर में, तो उन्होंने एक न्यूज़ वाले से बात कर रखी थी। न्यूज़ में गए,
DSP SP सॉरी IS ऑफिसर जो है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनके पास भी जाना था, तो उनका अपॉइंटमेंट मिला नहीं, तो हम लोग सीधे ऑफिस चले गए थे उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस। तो वहाँ गए, अपॉइंटमेंट लिया, उनको बताया, तो उन्होंने जल्दी अपॉइंटमेंट दे दिया था। तो 20वां नंबर हमारा था, गए सर से बात किए, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही थी। तो सर बोले ठीक है अच्छा आप थोड़ा बैठिए, तो हम लोग बैठे, बट उनकी जो PR जो मीडिया होती है उनकी वो थी नहीं। तो उन्होंने कहा आप 2:30 बजे आइए, 40 मिनट बाद। तो हम लोग 2:30 बजे पहुँचे, तो सर ने, उनकी PR बाहर खड़ी हुई थी जब मैं अंदर पहुँचा ऑफिस के। तो PR ने मेरे से पहले ही बात कर ली थी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ। फिर उसके बाद सर ने बोला कि आप लोग नीचे चलिए, मैं आता हूँ, आपकी साइकिल है। तो हमने सोचा कि शायद सर के ऑफिस में ही हम पिक्चर क्लिक करेंगे, बट वो नीचे आए, उन्होंने मेरी साइकिल के साथ पिक्चर क्लिक किया। उन्होंने मीडिया वालों को बोला कि आप पूरा ये लिखिएगा। आई हैव दैट मलयालम, मेरे पास वो मलयालम में लिखा हुआ है, तो मैं वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। तो उन्होंने वो पूरा लिखा था मलयालम में, फेसबुक पे पोस्ट डाली हुई थी उन्होंने कि मैं सेफ सोइल मूवमेंट को सपोर्ट करता हूँ और आप सभी जितने लोग हो सकते हैं, ऐसे करके कुछ लिखा था उसमें कि हम सभी को सेफ सोइल मूवमेंट को सपोर्ट करना होगा, एक होना होगा, यही वो वक्त है, वरना विदाउट फूड हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो फिर इनसे मिलने के बाद फिर हमको पता चला यहाँ पे पूरम सेलिब्रेट होता है। तो 3-4 दिन हमने एक गांव में पूरम सेलिब्रेट करने के लिए बिताए। फिर उसके बाद हम कोची आ गए सीधे आपके पास। एक दिन उसी शाम को पूरम सेलिब्रेट करके 3 तारीख को हम निकल आए थे शाम को। Awesome, Anna. So बहुत धन्यवाद आपका पूरा जर्नी शेयर करने के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे व्यूअर्स को भी आपको पहली बार इतने वहाँ से जाने में बहुत खुशी होगी। तो अब ना हम जाते हैं कि सबसे मेन क्वेश्चन जो आपको मिलता होगा कि कौन सा साइकिल आप यूज़ करते हैं। तो आप अपने साइकिल के बारे में थोड़ा बताइए, और क्या आप यही साइकिल से आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे या कोई दूसरा साइकिल आपके मन में है, तो उसके बारे में थोड़ा। तो अभी हम 91 शैडो फैक्स यूज़ कर रहे हैं, और साइकिल अभी चल रही है, देखते हैं कब चलती है, कब तक चलती है। तो वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि हाँ बीच बीच में ख़राब हो जाती है, कभी उसका टायर टच करने लगता है फ्रेम में, कभी उसके गियर्स में इशू आ जाते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम सीधा डिकैथलॉन लेके जाते हैं, क्योंकि लोकल में अगर आप ठीक कराओगे तो उनको उतना आइडिया नहीं होता है उस चीज़ के बारे में, बिकॉज वो नई चीज़ है उनके लिए। तो फिर हम डिकैथलॉन लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पे वो सर्विस नहीं करते हैं किसी दूसरी कंपनी की। पर जैसे तैसे हमारी एक दीदी हैं इंदौर में, विनीता का, तो शी इज़ रियली हेल्पिंग मी। वो शायद मैनेजर हैं इंदौर में डिकैथलॉन की। तो जब भी हमको डिकैथलॉन जाना होता है पहले हम उनको कॉल करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है मुझे, तुम जब भी कुछ इशू हो साइकिल में तो मुझे कॉल करो। तो वो फिर वहाँ की डिकैथलॉन से बात करती हैं, फिर वो डिकैथलॉन हमारी सर्विस कर देते हैं। तो यही सोच रहा हूँ कि अभी चल रही है तो चलाते हैं, आगे इशू आएगा, क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्ट भी जाना है, ऊपर भी जाना है, और पूरा ऑल इंडिया बाकी है। तो उस हिसाब से जैसा भी होगा तो देखा जाएगा। नई साइकिल लेने का सोचा है जो कि डिकैथलॉन की होगी, बिकॉज हर सिटीज़ में डिकैथलॉन है, वो अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, वो आपको स्टे भी प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि उन भैया ने हमको बताया था। अगर आप लॉन्ग टूर कर रहे हैं तो अगर आपके पास टेंट है तो आप उनके एरिया में स्टे कर सकते हैं। तो उन्होंने वही एक साइकिल भी दिखाई थी जब हम गए थे, ग्रेवल बाइक। तो मैं वही सोच रहा हूँ अभी। अच्छा ठीक है। तो साइकिल का कॉस्ट हिंदी में कितना है? 60,000 को हम कितने बोलते हैं हिंदी में? 60,000 है। तो हम लोग डेकैथलॉन को रीच आउट करना चाहते हैं कि ताकि वो मोहित अन्ना को स्पॉन्सर करे कि साइकिल को, कि आप भी इतना लॉन्ग जर्नी कर रहे हो, तो एक साइकिल अगर 30,000 किलोमीटर जा सकती है तो इट्स द बिगेस्ट एडवर्टाइजमेंट दे कैन गेट। सो होपफुली अगर आप किसी को डेकैथलॉन में जानते हो तो आप ज़रूर उनसे बात करके देखिएगा। हम भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे हमारी बहुत सहायता होगी। और अगर आप ये कंटेंट देख रहे हैं तो आप ये शेयर कीजिएगा अपने ट्विटर या इंस्टाग्राम में, और डेकैथलॉन इंडिया को ज़रूर टैग कीजिएगा ताकि वो भी ये देख सके कि लोगों को इंटरेस्ट है कि आपको एक नया साइकिल मिले। और मैं भी अपने खुद का परचेज सब डेकैथलॉन से करता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे रहता है। दे डोंट ट्राई टू मेक अस बाय न्यू स्टफ। वो बहुत पूछते कि हमारी ज़रूरत क्या है और उसी हिसाब से हमें खरीदते हैं। वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमको प्रोडक्ट्स देते हैं। हाँ। अभी भी हम जो साइकिल देखने गए थे तो वो एक अन्ना थे जो ऑलरेडी एक ऑल इंडिया टूर करके, कोची टू कश्मीर, कोची टू कश्मीर। तो फिर उन्होंने ज़रूरत पूछी आप किस हिसाब से लेना चाहते हैं, तो उस हिसाब से फिर उन्होंने हमको ग्रेवल बाइक बताया था।
तो हाँ, तो वो एक है। तो अभी हम इस वीडियो के बाद आपको वो साइकिल भी दिखाएंगे अभी जो अन्ना यूज़ करते या हैं। और अन्ना अगली बात ये है कि आपका 2 इयर्स के लिए बहुत फंड का ज़रूरत होगा, तो आपका एस्टिमेट क्या है कि आपकी खर्चा कितनी होगी और अभी आपके पास कितना है? और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सब व्यूअर्स जो आपको देखते हैं वो आपको सपोर्ट कर सके। यस, तो अभी तक का जितना मैंने हिसाब लगाया है कि उतना 50 प्लस है, 50,000 प्लस अभी तक का खर्चा अभी तक का, या इंक्लूडिंग बाईसाइकिल। बाईसाइकिल। तो आगे का मिनिमम हम साथ बैठे थे तो उस वक्त हमने एक चीज़ डिसाइड की थी कि कितना आएगा मैक्स। मैक्स तो मैक्स तो 8 तक हो सकता 8 है, lakhs 8 लैक्स, यस। तो 8 या लाख 8 हिंदी लाख पॉडकास्ट 8 लाख 8 लाख या हाँ। तो इस तरह का कुछ वो है, और हमारे वॉलंटियर्स हैं ही। तो डेफिनेटली मैं अन्ना का बैंक डिटेल्स और यूपीआई आईडी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इंटरनेशनल व्यूअर्स को एक GoFundMe पेज है, या वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ये बाहर से देख रहे हो और मोहित अन्ना को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप ज़रूर उसमें अपना सपोर्ट, एक रुपया भी बहुत है या क्योंकि 1 रुपये से ही 8 लाख होता है। डेफिनेटली। तो आप जो भी आपकी मदद कर सके, और अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ मोहित अन्ना को खरीद देना है, जैसे कि साइकिल खरीदना है या हेलमेट या कुछ ऐसा कुछ आपको उनको स्पेसिफिकली करना है तो वो भी आप यस दे सकते हो। तो अन्ना आप भी अपना इंस्टाग्राम, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हाँ है, हम अभी क्रिएट करेंगे जो उसके लिंक में हम डाल देंगे। तो हाँ या तो अना ने मुझे एक गाइडेंस दी है कि हम लोग एक ग्रुप क्रिएट करें जिसमें अगर आप हमारे राइड के सदस्य बनना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, कैसे करता हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे हर चीज़ पोस्ट करता हूँ। और उसके अलावा भी अगर आप ज़्यादा क्लोजली उस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो वील क्रिएट वन व्हाट्सएप ग्रुप, सो यू कैन फॉलो देयर। यस ब्यूटीफुल अन्ना। तो अन्ना, तो यस, एनी फाइनल वर्ड्स ऑडियंस के लिए? यस, तो जितना ज़्यादा हो सके सॉइल के बारे में वर्ड्स स्प्रेड करिए, क्योंकि मैं उस फैमिली से आता हूँ और मेरा जो बैकग्राउंड है वो फार्मिंग बैकग्राउंड है। हमारा रीजन बुंदेलखंड है। तो हम लोग जिस चीज़ से गुजर रहे हैं अभी, तो वो सच है। सदगुरु ने बोला है कि 80 हार्वेस्ट हमारे पास हैं, बट अगर रियलिटी देखी जाए तो मुझे नहीं लगता कि 80 हार्वेस्ट है, क्योंकि अभी की सिचुएशन हमने जैसे आपको बताया था, अगर हम लोग 1000 क्विंटल एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन 1000 क्विंटल की है, तो उसमें से हम लोग सिर्फ 500 या 600 क्विंटल ही निकाल पा रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारा 40% कम हो चुका है प्रोडक्शन। तो इस तरह से सिर्फ हमारे पास जितना हमारे पिताजी ने बोला है हमको, और एक अन्ना है जो हमको ब्रांड इनसाइट में मिले थे, उन्होंने जितना हमको बताया है वो इसी चीज़ में काम कर रहे हैं ग्राउंड पे। तो उन्होंने हमको बोला है कि हमारे पास सिर्फ 20 से 25 साल है, और बुंदेलखंड में तो हमें लगता है कि 10-15 साल ही हैं, उसके बाद हम लोग भुखमरी से गुजरेंगे, फेमाइन से, मे बी मिनिमम 15 to 20 years। उसके बाद हम लोग उस परिस्थिति से गुजरने लगे, क्योंकि अभी हमारे गांव के आसपास के जो एरियाज हैं वहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास एक वक्त का भी खाना नहीं है। हमारी थाली में खाना आता है, तो क्या हमने कभी उस खाने से पूछा है कि वो कहाँ से आता है? आप सिर्फ 2 चीज़ें सिंपल सी एक्सरसाइज करिएगा। सबसे पहले जब भी आपकी थाली में खाना आए तो आप उस खाने से पूछे कि तुम आए कहाँ से हो, और तुम मेरे लिए क्या हो। अगर मैं तुमको नहीं कंज्यूम करूँगा तो क्या होगा? जब हम फास्टिंग रखते हैं, जब मैं फास्टिंग रखता हूँ तो मैं शिवर करने लगता हूँ शाम होते होते। तो मेरी ऐसी स्थिति हो जाती है अगर खाना नहीं मिलेगा ना, तो लाइक दिस। बट धीरे धीरे हो रहा है। तो खाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, ये मैं हर वक्त हर जगह बोलता हूँ कि 1 सेकेंड में हम लोग 1 एकड़ सॉइल लूज कर रहे हैं, ख़त्म होती जा रही है, रेत में तब्दील हो रही है। और ये सच बात है। सदगुरु ने जितना एम्फेसिस दिया है इस चीज़ के लिए, तो आप अपनी घड़ी देखिए, 30 मिनट नहीं, 30 सेकेंड्स या फिर 1 मिनट डेली आप अपनी वॉच देखिएगा। काटा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 मिनट 60 सेकेंड्स, वी आर लूजिंग 60 एकड़ ऑफ लैंड। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे इंटू 60 84,000 समथिंग एकड़ लैंड वी आर लूजिंग इन अ डे। So this is what happening right now. We are sitting here talking, but the wheel of time is moving continuously. वो stop नहीं हो रहा है। तो जो soil है
वो धीरे धीरे रेत में तब्दील होती जा रही है। हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड स्प्रेड करें, जितने जल्दी हो सकता है गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएं कि हाँ पूरा वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, एवरीवन इज़ कंसर्न अबाउट सॉइल। तो जितने ज़्यादा लोग इस बात को, या हम लोग मिट्टी की चिट्ठी लिखें, आप अपनी लीडर्स को लेटर लिखें और उनको अपना कंसर्न व्यक्त करें कि आप सच में मिट्टी के लिए बहुत कंसर्न हैं। तो इस तरह से हम अपना कंसर्न शो कर सकते हैं। और हमारा मेन वो है कि हमको पॉलिसी चेंज लाने हैं जिससे कि जो फार्मर्स हैं वो अपनी सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। यस, तो यही मेन मोटो है हमारा। awesome अन्ना। तो मुझे लगता है कि अगर आप अगर आप मुश्किल पाते हो कि हर दिन सोइल के बारे में लिखना या ट्वीट करना, तो आप मोहित अन्ना का ट्वीट्स रीट्वीट कर सकते हो, सदगुरु के ट्वीट्स रीट्वीट कर सकते हो, मोहित अन्ना का इंस्टाग्राम स्टोरी आप जस्ट शेयर करके हैशटैग सेव सोइल डालेंगे तो ही इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। हमें लगता है कि ये इससे क्या होता है, अगर हम बहुत सारे लोग हर दिन ये करते रहेंगे तो गवर्नमेंट को पता चले, क्योंकि सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ट्विटर पे है, वो नो दे कीप ऑन पॉलिटिशियंस या जो भी है वो ट्विटर को ही चेक करते हैं ट्रेंड्स की, लोग क्या चाहते हैं। तो अगर जो लोग चाहते हैं वो अगर लोगों को नहीं देंगे तो उन्हें पता है कि उन्हें वोट नहीं मिलेगा। तो हमें उनसे कहना है कि हमें ये चाहिए, हमें सेव सोइल इम्पोर्टेंट है, तभी वो पॉलिसीज आएंगे जिससे फार्मर्स को बेनिफिट होंगे, तभी वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज कर पाएंगे, है ना। दैट्स व्हाट आई थिंक। यस, तो आप जरूर मोहित अन्ना को उनका ट्विटर हैंडल पे फॉलो कीजिएगा। अन्ना, आपका ट्विटर हैंडल जरा? मोहित निरंजन सेव सोइल। निरंजन सेव सोइल। तो उनको फॉलो कीजिएगा, उनके व्हाट्सएप पे ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा और उनको फॉलो करते रहिए। तो थैंक यू अन्ना, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अभी हम आपके साइकिल देखना चाहेंगे, वो बाहर है तो हम अभी कैमरा लेके उनका साइकिल देखेंगे। चलो अन्ना। ओके गाइस, ये है मोहित अन्ना का साइकिल। अब मोहित अन्ना इसके बारे में, इसका अच्छी बात क्या है, इसका डिफ़िकल्टीज क्या है, और आप सर्विस के लिए यह कहाँ ले जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो दिस इज 91 शैडो फैक्स जो कि सेव सोइल कलर से मिलती है। हाँ, हमारे मिट्टी के कलर से। देन शैडो फैक्स। सो दिस कॉस्ट मी 25,000। और ये बाईसाइकिल की हमें एक बात अच्छी लगती है जो कि इसके टायर्स हैं, जिन्होंने मेरी मड में गांव के एरिया में बहुत मदद की है। और कलर, दूसरी बात कलर अच्छा लगता है और ये कंफर्टेबल है थोड़ी बैठने में। और इनकी एक चीज़ है जो जिसमें मुझे इशू फेसेस हो रहे हैं, अभी मैं इशू फेस कर रहा हूँ, जो कि गियर्स हैं। तो जब भी गियर शिफ्ट करते हैं तो इनमें प्रॉब्लम आ जाती है और थोड़े बहुत ब्रेक्स में इशू है। बाकी साइकिल बहुत अच्छी है और अभी तक मैं इसको लगभग 2900-2800 किलोमीटर चला चुका हूँ। टोटल हमारा 3300 प्लस हुआ है। तो या ये इतनी ज़्यादा हम इसको चला चुके हैं। और उसके पहले जो थी उसको हमने 300 किलोमीटर चलाया था। तो जब भी हमें इसकी सर्विस करानी होती है तो हम हमारी अक्का को, दीदी को कॉल करके डिकैथलॉन लेके जाते हैं। और डिकैथलॉन काफ़ी इतना अच्छा है कि वो लोग सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। वैसे कि डिकैथलॉन अपनी कंपनी के अलावा किसी दूसरी कंपनी की सर्विस नहीं करते, बट वो हमें सर्विस दे देते हैं। और वो इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि साइकिल एकदम नई हो जाती है। तो कुछ 300-400 किलोमीटर तक फिर चल जाती है, फिर उसके बाद फिर जाना होता है सर्विस के लिए। तो कुछ इस तरह का हमारी साइकिल का वीडियो। awesome अन्ना, awesome. So thank you अन्ना, नमस्कारम। नमस्कार।